चलिए थोड़ा सा समय लगा। चलिए आप सबको पुनः सुप्रभात। देखिए आज हम चर्चा करेंगे स्वस्थ पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य हेतु बागवानी एवं गौ आधारित प्राकृतिक खेती। इस पर हम थोड़ा चर्चा करेंगे। हम समझते हैं बागवानी भी एक तरह का, हम जैसे योग करते हैं, योग आसन करते हैं, अगर बागवानी को भी एक शौक के रूप में लोग जोड़ ले तो इसमें भी बहुत अच्छा स्वास्थ्य, हमें स्वस्थ रखने में बहुत अच्छी तरह से सहायक सिद्ध हो सकती है। ये मेरा संस्थान है केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, जो कि रहमान खेड़ा लखनऊ में है। मलिहाबाद का नाम तो आपने सुना होगा, और मलिहाबाद के ही बगल में है। ये बहुत बड़ी मैंगो बेल्ट है जहाँ आम की बहुत खेती होती है। यही हमारा भारत सरकार का संस्थान है। मैं इसी संस्थान में प्रधान वैज्ञानिक हूँ और विभिन्न फलों पर जैसे आम, अमरूद, आंवला, बेल, इन सब फलों के शोध पर करता हूँ काम। और यहाँ पर हमारे यहाँ नई नई किस्में, आम की किस्में, अमरूद की किस्में, बेल की किस्में, जामुन की किस्में, नई नई किस्में विकसित की गई हैं। साथ ही साथ नई नई प्रौद्योगिकियां कि आप हमारा किसान भाई कैसे इन फलों की खेती अच्छे से करें वैज्ञानिक ढंग से, इन पर नई नई तकनीक विकसित की जाती है। इस पर हमारे यहाँ संस्थान में काम होता रहता है और समय समय पर प्रशिक्षण भी हम लोग देते रहते हैं। तो अब ये देखिए, जैसे मैं आपको बताना चाह रहा था कि थोड़ा सा आम की नवीनतम किस्में, जैसे कि हमारी दशहरी, लंगड़ा, चौसा आम तो हम सभी ने खाया होगा, लेकिन कुछ ऐसी किस्मों की मांग होती है बाजार में जैसे कि जो कलर्ड भी हो और खाने में भी अच्छी हो, साइज भी अच्छा हो और हर साल उसमें फलत आए। तो ऐसी किस्मों का भी कुछ हमारे संस्थान ने ईजाद की हैं, जिसमें एक ये अंबिका किस्म है जो आप सामने देख रहे हैं। इसमें जो है देर से पकने वाली किस्म है, साइज भी बहुत बढ़िया है, हर साल फलत देती है। और बगल में आप देखिए कितने छोटा पौधा है, लेकिन उसमें फलत मतलब तीसरे साल से फलत प्रारंभ हो चुकी है। और इसकी एक्सपोर्ट में, विशेष रूप से निर्यात में बड़ी अच्छी मांग है। ये देखिए एक दूसरी किस्म है अरुणिका। अरुणिका किस्म फल का आकार जरूर छोटा है लेकिन मांग बहुत रहती है। हमारे यहाँ पर लखनऊ में एक है, क्या नाम, एक किसान भाई जो कि इतनी अच्छी खेती कर रहे हैं, क्योंकि वो एक मतलब जो है क्या नाम, सेंट मैरीज स्कूल के पूरे मैनेजर भी हैं। विभिन्न प्रकार की रंगीन किस्में लगा रखी हैं और इस तरह की किस्मों के 4-4 फल पैक करके एयरपोर्ट पर रखवा देते हैं और 200 रुपए के 4 फल बड़े आसानी से बिकते हैं। तो इस तरह से भी लोग जो है आजकल बड़े पढ़े लिखे लोग IIT MBA करने के बाद इस तरह के व्यवसाय में जुड़ रहे हैं, क्योंकि हमारी सरकार, हमारे मोदी जी, प्रधानमंत्री जी, ये इसको विशेष बढ़ावा दे रहे हैं कि लोग पढ़ लिख के लोग नौकरी ढूंढने के बजाय अपना व्यवसाय लगाएं। और इसमें जब पढ़े लिखे बच्चे आते हैं तो बहुत सारे लोगों का रोजगार सृजन होता है, बहुत से लोग उससे जुड़ जाते हैं और इस तरह से अच्छा खासा पैसा कमाया जा सकता है, जो कि सामान्य रूप से कहीं प्राइवेट नौकरी में उतना कमाना संभव नहीं होता है। हमारे यहाँ एक नर्सरी भी है जहाँ से पौधे लोग ले जाते हैं, पूरे देश भर के लोग आते हैं, यहाँ से पौधे भी ले जाते हैं, जो कि हमारी नई नई किस्में हमारी हैं, उनके सबके कलमी पौधे तैयार होते हैं और नर्सरी के माध्यम से मिलते हैं। ऑनलाइन भी लोग बुकिंग करवाते हैं। ये सारी हमारी पौधशाला की कुछ तस्वीरें हैं। अमरूद की भी हमारे यहाँ किस्म निकली है ललित, जो कि लाल गूदे वाली है। अब देखिए अमरूद खाने में हम सब जानते हैं कि विटामिन सी बहुत अच्छी होती है, पेट के लिए बहुत अच्छा है, बहुत सारे फायदे अमरूद के। बल्कि अमरूद को तो गरीबों का सेब कहते हैं, क्योंकि अगर पोषक तत्वों के मामले में बात करेंगे तो हम इसमें अमरूद में सेब से कहीं अच्छे, कहीं ज्यादा पोषक तत्व हैं और इनका औषधीय महत्व भी ज्यादा है। अगर लाल गूदे वाला अमरूद है तो उसमें न केवल विटामिन सी बल्कि एक लाइकोपीन नाम का तत्व भी पाया जाता है, जो कि एंटीऑक्सीडेंट है। हमारे बॉडी में स्ट्रेस की वजह से बहुत सारे रामाधर जी आप अपना वीडियो बंद कर लें। रामाधर जी आप अपना वीडियो बंद कर लें प्लीज फ्री रेडिकल्स बनते रहते हैं। और उसके लिए अगर हम हेल्दी फूड जैसे कि फलों का और सब्जियों का समावेश करें तो हमें बहुत सारे फायदे, यहाँ तक कि मतलब कैंसर रोधी क्षमता भी हमारे शरीर में प्रदान करते हैं। तो अमरूद में अगर लाल वाला अमरूद है तो उसमें लाइकोपीन की वजह से उसका औषधि महत्व और बढ़ जाता है। ये हमारे यहाँ की एक किस्म है जिसमें कि श्वेता है, सफेद गूदे वाली, मुलायम बीज वाली, खाने में बहुत सुंदर, बहुत अच्छी किस्म। ये एक धवल किस्म भी हमारे यहाँ से ईजाद की गई है, विकसित की गई है। इसका भी सफेद गूदे वाली है, मुलायम बीज है, खाने में बहुत उत्तम कोटि की। ये भी एक अमरूद है जो कि बाहर से लाल होता है, क्योंकि धीरे धीरे बहुत ज्यादा महत्व बढ़ रहा है। आजकल तो लोग छतों पर खेती करते हैं, तो उसमें अमरूद है, नींबू है, अनार है, ऐसे बहुत से फल हैं जो आसानी से छतों पर हो जाते हैं,
ड्रम में लोग उगा लेते हैं, या बड़ी बड़ी ग्रो बैग्स आते हैं उसमें उगा लेते हैं। तो उसमें भी अब इस तरह के अगर मान लीजिए अमरूद लगे हों किसी को, तो बहुत अच्छा खासा इसकी शहरों में मांग रहती है। बेल एक ऐसा पौधा है जो कि ऊसर बंजर जमीन में हो जाता है, और इसकी भी हमारे संस्थान ने 2 किस्में विकसित की हैं, CISH B1 और CISH B2। ये जो B1 किस्म आप सामने देख रहे हैं, ये करीब 1 से 1.5 किलो का फल, अंडाकार, बहुत पतली छिलके वाला, कम बीज वाला, खाने में भी अच्छा होता है। हम लोग तो यहाँ पर प्रेरित करते हैं, क्योंकि लखनऊ में तो हम देखते हैं यहाँ पर ज्यादातर लोग आम की खेती करते हैं, और आसपास के काफी क्षेत्रों में अमरूद की भी खेती होती है। तो आम अमरूद के अलावा भी अगर ऊसर बंजर है, सिंचाई के साधन नहीं है, जमीन आपकी उतनी अच्छी नहीं है, तो बेल भी एक अच्छा विकल्प साबित होता है। कहीं ना कहीं पहले तो मंदिरों के पास बेलपत्र के लिए लोग लगाते थे, अब लोग बेल की खेती से भी प्रेरित होते हैं। और बेल काफी महंगा, गर्मी में मैं समझता हूँ इससे बढ़िया टॉनिक नहीं है कोई, इससे बढ़िया पेट की दवा कोई नहीं है। और इसलिए बेल का भी हम लोग प्रसार कर रहे हैं कि लोग इसको अपने आसपास, जहां जिसके पास जितनी जगह है वहां बेल के भी कुछ पौधे लगाएं, क्योंकि इससे हमें स्वस्थ रहने में मदद मिलेगी। और पोषक तत्वों के मामले में तो राइबोफ्लेविन, जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स आप लेते हैं, सबसे ज्यादा फलों में तुलना करें सबसे ज्यादा बेल में ही होता है। ये देखिए B2 किस्म है, ये 2-2.5 किलो तक के फल होते हैं इसमें। सबसे बड़ी बात होती है बेल का, लोग मुरब्बा, हमारे यहाँ महिलाएं बहुत अच्छा मुरब्बा इसका बना लेती हैं, और मुरब्बा बनाने के लिए बेल अक्टूबर के बाद ही तैयार हो जाता है, क्योंकि कच्चे का ही बनता है वो। तो बेल हमारा, ये जो बड़े किस्म की फल हैं, ये अक्सर जो परिरक्षण है या जो मुरब्बा बनाने के काम, कैंडी बनाने के काम, उसकी बड़ी मांग है, उसके लिए प्रयोग होते हैं। जामुन का भी धीरे धीरे खेती बढ़ रही है। अब आप सोचिए, गुजरात में लोग जामुन की खेती करते हैं और आजादपुर मंडी दिल्ली में भेज देते हैं। कलमी पौधे उगाते हैं, छोटे छोटे पौधे मेंटेन करते हैं काट छांट करके, और बढ़िया से फल तोड़ के उनको पैक करके आजादपुर मंडी भेज देते हैं, और 250-300 रुपए किलो बिकता है। तो इस तरह पहले के समय में जामुन के काफी वृक्ष होते थे आसपास गाँव में, खेतों में। तो अब धीरे धीरे काफी संख्या कम हो रही है, लोग और खेती करने लगे हैं। तो ये हमारे जो देसी वृक्ष थे वो धीरे धीरे कम होने लगे, लेकिन जबकि इनका औषधीय महत्व तो बहुत ज्यादा है। तो इसमें भी हमारे संस्थान ने 2 किस्में निकाली हैं। एक तो जामवंत के नाम से J37 है, और एक ये भी किस्म है जो कि जामुन की ऐसी किस्म है जिसमें गुठली नहीं होती है। फल का साइज जरूर छोटा है, लेकिन ये बिल्कुल आप समझ लीजिए कि इसमें गुठली नहीं होती है। तो इसकी भी बड़ी संभावनाएं हैं, काफी लोग इसको भी लगाते हैं। अब मैं आता हूं प्राकृतिक खेती पर, क्योंकि धीरे धीरे हम खेती के बारे में अगर बात करें तो हमारी जो सबसे पहली, सबसे बड़ी जो हमारी माता है, वो हमारी धरती माता है, पृथ्वी माता है। और हमारे अथर्ववेद में कहा गया है, माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या, मतलब हम, भूमि मेरी माता है और मैं उसका पुत्र हूं। यजुर्वेद में भी कहा गया है, नमो मातृ पृथ्वी, नमो मातृ पृथिव्या, अर्थात माता पृथ्वी, मातृभूमि को नमस्कार है, मातृभूमि को नमस्कार है। कहने का अर्थ ये है कि हम धीरे धीरे इस चीज को भूल रहे हैं कि धरती हमारी माता है। धरती में जितने हैं पेड़ पौधे, वृक्ष, पशु, ये सभी, ये हमारे सब उसकी संतान हैं, वो सबका पालन पोषण करती है। और धीरे धीरे हम लोग खेती में, पुराने समय में हमारी जो खेती होती थी ज्यादातर उसमें रसायन विहीन थी, कोई उसमें रसायन का प्रयोग नहीं करता था, यूरिया DAP पोटाश कोई नहीं डालता था। हाँ, जैविक कचरा जो भी हमारे पास उपलब्ध था, जैविक अंश, जैविक खादें, उनका प्रयोग हम करते थे, बहुत अच्छे से खेती होती थी। खाने में, सब्जी में स्वाद अलग होता था, सब चीजें हैं। आप सभी लोग जो गांव से जुड़े हैं, सब लोग इस बात का अनुभव कर सकते हैं कि हमारी सब्जियों में, अनाज में, सब में स्वाद में बहुत परिवर्तन आया है। तो अगर हम देखें आधुनिक खेती जो हम लोग रसायन पर आधारित है, पेस्टिसाइड पर और रसायनों पर आधारित खेती है, उसके क्या दुष्परिणाम है। खनिज तथा आयातित, बहुत सारी चीजें इंपोर्ट करनी पड़ती हैं जो हम उर्वरक बनाते हैं, तो इस पर निरंतर हमारी खेती महंगी होती जा रही है। जमीन, जल, वातावरण सब विषाक्त हो रहा है, प्रदूषण की समस्या उत्पन्न हो रही है। भूमि में जैविक कार्बन की मात्रा की निरंतर कमी हो रही है। जैविक कार्बन एक ऐसा इंडिकेशन है जो कि वास्तव में जो मिट्टी हमारी होती है ना, वो मृत नहीं है, डेड सॉइल नहीं है। अगर डेड सॉइल है तो वो किसी काम की नहीं है, वो लाइव है, वो जीवित है। क्यों?
क्योंकि जब तक उसमें केंचुए सूक्ष्म जीव अधिक से अधिक मात्रा में नहीं होते हैं ऑर्गेनिक कार्बन, तब तक वो मिट्टी हमारे काम की नहीं होती है। बचपन में हम लोग तालाब से मिट्टी ला के लगा डालते थे और उसमें जो है लौकी तुरई लगा देते थे और छप्पर पर चढ़ के पूरे जाड़े भर बड़ी अच्छी पैदा होती थी। उसमें इतना जीवांश मात्रा रहती थी और हमें कोई फर्टिलाइजर नहीं डालना पड़ता था। इसलिए हमें कहीं ना कहीं देखना पड़ता है कि हमारे पास जो भी विभिन्न कचरे उपलब्ध हैं, जो भी जैविक खादें उपलब्ध हैं, उन सब का प्रयोग करके हम अपने मिट्टी में अधिक से अधिक जैविक कार्बन की मात्रा बढ़ाई रहें, तो हमारी भूमि में उत्पादक क्षमता की कमी नहीं होगी। धीरे धीरे ऐसी समस्याएं आ रही हैं, प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं, नवयुवकों का शहरों की तरफ पलायन हो रहा है, ये समस्याएं हैं। अब अगर हम खेती की तरफ थोड़ा देखें तो पहले तो खेती जीविकोपार्जन वाली होती थी, बस जीने खाने के लिए होती थी, सदियों तक होती रही। इसके बाद रासायनिक खेती का समय आया, वो उसमें क्या नई नई वैरायटी आई, नई नई खादें आई, उनका प्रयोग बढ़ा। कई दशकों से हमारी वो भी हुई, मतलब सन 60 के दशक में जब नई नई उन्नत किस्में आई, हाइब्रिड वैरायटीज, उसके बाद उर्वरक का भी प्रकोप बढ़ा। इसके बाद हम लोग संरक्षित या जैविक खेती की बात कर रहे हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग की जो बात करते हैं वो हमारी होने लगी। अब हम लोगों को लग रहा नहीं जैविक खेती में भी कुछ समस्याएं हैं, तो हम कहते हैं प्राकृतिक खेती की बात करें। हालांकि बहुत सारी चीजें हम जैविक खेती की ही उसमें कर रहे हैं, कुछ चीजें हमारी अलग है जो कि हम आपको चर्चा करेंगे। तो हमारी पुरानी खेती तो वैसी होती थी रसायन विहीन, अब हम फिर उसी खेती की तरफ जा रहे हैं, रसायन विहीन प्राकृतिक खेती की तरफ। इसका मतलब हम लोगों का जो इतने साल का अनुभव है, उसके बाद हम लोग अनुभव करते हैं कि हमारे पुराने ऋषि मुनि, मतलब कृषि पाराशर और वृक्षायुर्वेद, ये ऐसे ग्रंथ हैं जिसमें ऋषियों ने अपने खेती संबंधी अनुभव डाले हैं, और उसको जो है क्या नाम, हम लोग उसका फायदा उठा के अब करना चाहते हैं। देखिए, भारत की जो संस्कृति रही है, गौ संस्कृति रही है, मूलतः गौ प्रधान रही है। भारतीय समाज ने गाय को माँ की संज्ञा दी है, और ये हम जानते हैं गाय के जन्म की कथा समुद्र मंथन से प्रारंभ होती है। सामाजिक कार्यक्रमों में भी गोदान की प्रथा हमेशा रही हमारे यहाँ। और सबसे बड़ी बात है, देसी गाय जो हमारी है, चाहे गिर हो, चाहे शाहीवाल हो या हरियाणा हो, जो भी नस्लें हमारी देसी गाय वाली हैं, उनके पीठ पर कुबड़ होता है, और कुबड़ में सूर्य केतु नाड़ी होने की वजह से सूर्य ऊर्जा का ये दोहन बेहतर ढंग से कर पाती हैं, और इसी वजह से इसके दूध में पीलापन होता है, जिसको हम कहते हैं कैरोटीन या विटामिन ए की अधिकता होती है गाय के दूध में। गाय आधारित खेती अपनाने से भारतवर्ष पुनः विश्व में गौरव प्राप्त कर सकता है। इस चीज को हमें थोड़ा अनुभव देना है। आजकल मारी मारी गाय फिरती है, तो उनको देख के बड़ा कष्ट होता है। कहीं ना कहीं थोड़ा हमें इस पर ध्यान देने की जरूरत है। गाय का गोबर, गाय का घी, गाय का दही, गोमूत्र, दूध या ये सब चीजें हम इसको किसी न किसी रूप में खेती में प्रयोग करते हैं, और सबका बड़ा महत्व है। इसके आधारित उत्पाद बनाते हैं, जो कि आसानी से हम अपने घर में भी पिछवाड़े की तरफ थोड़ी सी जगह रखें तो हम लोग उसको कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। और महिलाएं इसमें बड़ा योगदान कर सकती हैं, छोटी छोटी करके अपने घर के आसपास सब्जी उगाना, नर्सरी उगाना, या बहुत सारे मतलब सब्जियों की पौध उगाना, इस तरह के बहुत से काम है जो व्यवसाय के रूप में भी किए जा सकते हैं। अगर विश्व को गाय के क्या क्या हमें मिलता है, जैसे हमने बताया दूध, दही, घी, गौमूत्र, गोबर, बैल, इन सब से क्या होता है, हमें स्वस्थ रहने में मदद मिलती है। हम उससे पंचगव्य बना सकते हैं, विभिन्न प्रकार की दवाएं बनाते हैं, मिट्टी में उर्वरा शक्ति मेंटेन रखते हैं, बायोगैस बनाते हैं, बायो पेस्टिसाइड बनाते हैं, जिससे हम नीमास्त्र, ब्रह्मास्त्र, ये सब चीजें बनाते हैं, या बैल मिलते हैं जिससे हम खेती करते हैं। इसके अलावा गरीबी निवारण के लिए, स्वरोजगार के लिए, या पर्यावरण सुरक्षा के लिए, टिकाऊ कृषि के लिए हम इन सब चीजों का प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, सामान्य रूप से ये होता है, खेती का आधार क्या है। भूमि में बहुत सारे सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, नाना प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, और उसको सबसे बड़ी बात, वो हमारी जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा के दोहन में सक्षम होते हैं। पौधे के पत्ती के निचली सतह पर बहुत सारे मतलब जो रंध्र होते हैं, स्टोमेटा होते हैं, जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेते हैं और नियमित हमें प्राणवायु देते रहते हैं, पौधों का काम है। इसके अलावा जो पौधों में विद्यमान जो हरापन होता है, क्लोरोफिल होता है, उससे हमारी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, भोजन बनता है, और वही भोजन हमें सब्जी और फल के रूप में इकट्ठा करके हमें पेड़ पौधे देते हैं।
तो इन सब चीजों को अगर हम ध्यान दें तो प्रकृति की जो हमारी व्यवस्था है उसको इसी प्रकार से वो कार्य करती है, उसमें बाहर से कुछ डालने की जरूरत नहीं पड़ती है। कुछ पौधों की जड़ों में बैक्टीरिया होता है, जैसे हम जानते हैं दलहनी पौधों में बैक्टीरिया होते हैं जो कि हमारे वातावरण में जो 78% नत्रजन है उसी को संग्रह करके हमारी जमीन में कर देते हैं, इकट्ठा कर देते हैं। तो हमें यूरिया डालने की क्या जरूरत है जब बहुत सारे पौधे हमारे पास से उपलब्ध हैं। हम केवल उन पौधों का समावेश करें। और गाय के फायदे हमने बताए किस तरह से करती है। तो प्रकृति के इस व्यवस्था के समन्वय से प्राप्त ऊर्जा से खेती को बड़े आसानी से प्राकृतिक खेती को कर सकते हैं। हमारा उत्तरदायित्व तो क्या है? धरती पर प्रकृति ने पंच महाभूत भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश मानव को बिना किसी परिश्रम के उपलब्ध कराए हैं। हम इनके रक्षक हैं, अतः हमारा फर्ज बनता है कि इनका इस प्रकार से उपयोग करें, दोहन न करें, उपयोग करें कि इन्हें उन्नत अवस्था में आने वाली पीढ़ियों को भी हम सौंप सकें। तब यही हमारे गाय आधारित प्राकृतिक खेती का मूल सिद्धांत है। जो सबसे बड़ी विचारणीय तथ्य है, देखिए मानव अपनी नियमित गतिविधियों से भूमि, जल और वायु को प्रदूषित करता रहता है। प्रकृति के सूक्ष्म जीव तंत्र, केंचुआ, गाय, पौधे वातावरणीय प्रदूषण निवारण में सब अपना वो काम करते रहते हैं, जिससे प्रदूषण निवारण में मदद मिलती है। वातावरण के अनुपयोगी पदार्थों का नियमित सेवन कर मानव जीवन हेतु उपयोगी पदार्थ बनाने में अपना अहम योगदान देने का कार्य उसी में कार्य करते रहते हैं। प्राकृतिक खेती में क्या है? प्रकृति के नियमों का ही हम अनुसरण करते हुए ऐसी खेती करते हैं जिसमें कि हम प्रकृति के साथ कोई मतलब समस्या उत्पन्न नहीं करते हैं। उसके एक किसान एक प्रकृति मित्र के रूप में काम करता है। जीरो टिलेज मतलब हम कम से कम मिट्टी को डिस्टर्ब करें, ये नहीं कि बिल्कुल ना करें। जो जुताई गुड़ाई बहुत ज्यादा करते हैं इससे भी मिट्टी डिस्टर्ब होती है, और जो मिट्टी में चल रही क्रियाएं हैं सूक्ष्म जीव या केंचुए की, उन सबको नुकसान पहुंचता है। इसलिए कहते हैं कम से कम जुताई। इसके अलावा जैव विविधता, हमें अपने फार्म पर घर के आसपास कुछ ऐसे पौधे जरूर रखने पड़ेंगे। जैव विविधता, विभिन्न प्रकार के पौधे, कोई नाइट्रोजन देता है, कोई पोटाश देता है। देखिए केले का जितना भी हमारे पास सीडोस्टम है, उसका तना होता है, पत्तियां होती है, उसमें पोटाश बहुत अधिक होती है। इसी तरह से थोड़ा सा इंटीग्रेटेड फार्मिंग, मतलब केवल बागवानी ना करें, बागवानी कर रहे हैं तो बीच में हम दूसरी फसल भी उगाते हैं, तो हम समेकित खेती भी करें। तो एक दूसरे पर सब चीजें निर्भर हैं। कहते हैं ना कि ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे, जैविक खेती करेंगे तो इतना हम कचरा कहाँ से लाएंगे कि हम मल्चिंग कर सकें। मल्चिंग करने के लिए जब हम विभिन्न खेती के फसलों का समावेश करते हैं तब हम बड़ी आसानी से इस समस्या का निदान कर पाते हैं। पर्यावरण मित्र के रूप में किसान का हम सभी का योगदान है, और प्रदूषण फैलाने और संसाधनों की अंधाधुंध दोहन के बजाय धरती के संसाधनों का संरक्षण और उनका समुचित उपयोग करना है। लागत कम हो जाती है इसमें, क्योंकि हम बहुत सारी ये जो रासायनिक उर्वरक का प्रयोग नहीं करते हैं। मेहनत भी हमारी कम हो जाती है, खाद डालना, मिलाना, जुताई आदि में जो खर्चा होता है वो बचत होती है, और पर्यावरण हमारा सुधार होता है। अच्छा, वास्तव में एक चीज और समझने वाली है, जो हमारे पेड़ पौधे उगाते हैं उनमें से 98 से 98.5% तो तत्व जो है वे हमारे पौधे हवा, पानी और सूर्य से लेते हैं। केवल 1.5 से 2% तत्व हम देते हैं, जिनके लिए हम दुनिया भर की चीजें, खाद, यूरिया, डीएपी, पोटास हम लोग देते हैं, सिर्फ 1.5 से 2%। तो इसको जो है कहना, अगर स्वस्थ भोजन, अच्छा स्वास्थ्य और सब ये जमीन, यही इसके मूल सिद्धांत है। वास्तव में प्राकृतिक खेती की जो कॉन्सेप्ट है, अवधारणा है, ये तो जापान की एक वैज्ञानिक एम फुकुओका ने दी थी, जो कि हमारे यहाँ सुभाष पालेकर जी ऋषि कृषि के रूप में, जीरो बजट फार्मिंग के रूप में इसको प्रसारित कर रहे हैं, और धीरे धीरे विभिन्न किसान पूरे देश में इसको अपना भी रहे हैं। जुताई बिल्कुल नहीं होनी है, निराई गुड़ाई, खरपतवार नाशी का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है, केमिकल जो वीडीसाइड डाल देते हैं रसायन मुक्त है, कीटनाशी, फफूंदनाशी, ये भी सब बिल्कुल प्रयोग नहीं करना है। और प्राकृतिक शत्रुओं का प्रयोग कर सकते हैं। प्रकृति में हर जीव के शत्रु भी हैं, तो प्राकृतिक शत्रु जैसे हम लोग फेरोमोन ट्रैप लगा देते हैं फल मक्खी के लिए, या हम और पॉलीथीन बेंडिंग कर देते हैं, मैं आपको आगे बताऊंगा। मुख्य रूप से क्या करते हैं खेती में, जुताई निराई गुड़ाई नहीं हुई, अवरोध परत करते हैं, जैसे खरपतवार है, अंतरासस्यन है, बीच में फसल उगा ली हमने, आम के बीच में दूसरी फसलें उगा ली, दलहनी फसलें उगा ली, सब्जियां उगा ली,
हरी खाद के रूप में सनई ढैंचा उगा लिया, बीजामृत का प्रयोग किया जिससे बीज और पौध के उपचार के लिए जीवामृत का प्रयोग करते हैं, अमृत पानी का प्रयोग करते हैं, स्प्रे करते हैं, वर्मी वाश का प्रयोग, पोषक तत्व तो तरल खाद बनाते हैं जो कि हम प्रयोग करते हैं। ये देखिए विभिन्न पौधे जो हम लोग कहते हैं ना बड़े कीमती पौधे हैं, सहजन है, सुबबूल है, ग्लिरिसीडिया है, केसिया की बहुत सारी, केसिया जो चकवड़ पौधा खरपतवार के रूप में सड़क के किनारे कई बार उगता है, वो भी बड़े काम का है। ये सारे पौधे हमारे वातावरण के नाइट्रोजन को जमीन में फिक्स करते हैं और उससे हमारे पौधों को फायदा होता है। तो इन पौधों को किसी न किसी रूप में हमें आसपास मेंटेन करना होता है, या अगर प्राकृतिक रूप से भी उपलब्ध है तो उनको बनाए रखना है, हमें उनकी जरूरत है पोषक तत्वों के लिए, बजाय यूरिया डीएपी पोटाश के। पलवार का बड़ा योगदान है। कई बार हम देखते हैं कि चाहे पेड़ पौधे हो, हमारे फल वृक्ष हो या सब्जियां हो, जहां संभव हो उसके नीचे नीचे घास फूस की परत बिछा देते हैं, इससे बड़ा फायदा होता है। एक तो सिंचाई कम करनी पड़ती है, हमारा पानी की बचत 70% बचत हो जाती है, पानी की कम से कम 70-80%। और दूसरी बात, वो जो जीवांश पदार्थ हम डालते हैं वो धीरे धीरे जीवामृत प्रयोग करते हैं, वो सड़ता रहता है, उसी में हमको उसको खाद में कन्वर्ट होकर पोषक तत्व उसको मिलते रहते हैं। ये बड़ा प्राकृतिक सिद्धांत है। अगर हम पलवार या मल्च का प्रयोग करें सब्जियों में तो हमें बहुत अच्छे से हमारी सब्जियां बहुत अच्छी पैदा होती हैं। केंचुओं का बड़ा योगदान है। केंचुआ किसानों का मित्र है। वास्तव में हम लोग चाहते देसी, बाहर से कहीं केंचुआ लाने के बजाय देसी केंचुआ ही बढ़ाया जाए, तो उनको जो है क्या नाम, अगर आप अच्छे से मल्चिंग करते हैं तो स्वाभाविक रूप से आपकी जमीन में केंचुए की संख्या बढ़ जाती है। केंचुआ ऊपर आता है फिर नीचे जाता है तो उसमें पूरा पोरस बना देता है, मतलब जुताई करने की जरूरत नहीं है, आपकी जमीन को बहुत बढ़िया जो है पोरस बना देता है, अंदर तक हवा का सुचारू रूप से आवागमन होता है और हमारी जो जैविक क्रियाएं होती हैं बहुत अच्छे से चलती रहती हैं। ये देखिए गाय की सींग सौर ऊर्जा दोहन में सक्षम होते हैं। जो उसका हम्प या कुबड़ होता है, ऊपर देखा होगा आपने, वो ऊर्जा आपका जो है सौर ऊर्जा के दोहन में सक्षम होता है। गाय की उत्पाद जो गोबर और वो है वो उसके लिए उपयोगी है। और जो बेली है ये ब्रह्मांड का लघु प्रतीक मानी जाती है। गाय की, गाय के बड़े फायदे हैं। गाय का जो गोबर होता है इसको हम लोगों ने देखा है कई बार आम के पेड़ों में अगर हम लोग कोई कटिंग करते हैं, शाखाएं काटते हैं, उसके बाद अगर गाय का गोबर, ताजा गोबर लगा दें तो उसमें एक्टिनोमाइसिटीज ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जो उस पर सड़न नहीं होने देते, मतलब सड़ती नहीं है। जो हमारी हानिकारक फफूंदी है या फफूंद जनित रोग हैं वो नहीं होते हैं। मतलब गाय के गोबर में इस पर हम लोगों ने शोध किया है और उसमें पाए कि एक्टिनोमाइसिटीज की वजह से वो जो है क्या नाम सड़ने नहीं देता और बहुत अच्छे से ये काम करता है गाय का गोबर। और गोमूत्र तो बहुत फायदे हैं इसके। गोमूत्र लोग आजकल क्या करते हैं, बहुत सारा एनपीके आता है उसके स्प्रे करते हैं। हम लोगों ने देखा है गाय का गोमूत्र को अगर 5 से 10% तक मिला के, फसलों पर 5% ही बहुत है, 100 लीटर में 5 लीटर ही मिला के उसका स्प्रे करें तो बहुत सारे पोषक तत्व उसमें मिल जाते हैं। बहुत सारे उसमें मतलब जो है लोहा, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटास, कार्बोनिक एसिड सब उसमें होता है, कापर, मतलब जो है नाइट्रोजन के अलावा। और इसमें एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी वायरल क्षमता होती है। तो इसलिए इन सब चीजों का प्रयोग करके अगर हम लोग जो है छिड़काव करें अपनी फसलों पर तो भी बहुत अच्छा खाद का काम करता है। हमने अपनी गौशाला बनाई है, वहां पर हमने गोमूत्र इकट्ठा करने की व्यवस्था की है। हम चाहते हैं कि इसी तरह से सब लोग एक एक गाय कम से कम अडॉप्ट करें, अपने घर के आसपास रखें और उसका अगर दूध नहीं भी देती है तो गोमूत्र, गाय के गोबर जो उत्पाद बनाते हैं उससे इतना फायदा है कि बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। बहुत सारे उत्पाद हम लोग बनाते हैं जो अनाज और बीज भंडारण के लिए काम आते हैं। पंचगव्य है, सीपीपी है, या अमृत पानी है, बीज और पौध उपचार के लिए है अमृत पानी, बीजामृत, पंचगव्य, सीपीपी। और जैव अवशेषों का अपघटन, कोई खाद कचरा आपके पास बहुत सारा है, अगर उसको आप बीच बीच में गोबर की लेयर के साथ अगर उसमें डाल दें तो, या जीवामृत छिड़क दें, उस पर थोड़ा सा सीपीपी का फिट डाल दें तो वो जल्दी सड़ जाता है और खाद बना देता है। भूमि की उर्वरता में वृद्धि के लिए हम लोग जीवामृत, सीपीपी, कुनप्पा जल, पंचगव्य, बायोसाल ये सब प्रयोग करते हैं। अब देखिए कुनप्पा जल ये वृक्षायुर्वेद में दिया हुआ है,
जो कि हमारा पुराना ग्रंथ ऋषि मुनियों के द्वारा लिखा हुआ है। अब वैज्ञानिक उसको बना रहे हैं, उस पर शोध कर रहे हैं और देख रहे हैं इसके तो बड़े फायदे हैं। पौध की बढ़वार हेतु अमृत पानी का छिड़काव करते हैं, पंचगव्य, पुनप्पा जल, सीपीपी, बायोसाइन का छिड़काव करते हैं। और कीट और व्याधि नियंत्रण के लिए हम लोग अग्नि अस्त्र, नीमास्त्र, 10 पर्णी अर्क और जो है क्या नाम ब्रह्मास्त्र, ये सब प्रयोग करते हैं, या पंचगव्य, पुनप्पा जल, बायोसाल, ये सब बना बना के प्रयोग करते हैं हम लोग। ये देखिए विभिन्न प्रकार के जैव नियामक जो हमारे हैं, जीवामृत, पंचगव्य, वर्मीवास, ये अमृत पानी, बीज अमृत, इन सबको बना के हम लोग प्रयोग करते हैं। इनका बीज और पौध उपचार के लिए प्रयोग करते हैं। अभी मैं आपको विधि बताता हूँ। जैसे बीज अमृत है, बीज अमृत ज्यादातर हम लोग बीज और पौध के उपचार के लिए प्रयोग करते हैं। इसको बनाने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है? 6 से 10 लीटर पानी में लेके 5 लीटर गोमूत्र मिलाया और 100 ग्राम उर्वर मिट्टी, मतलब मिट्टी कहाँ से, खेत की नहीं, किसी बरगद के पेड़ के नीचे की मिट्टी, 100 ग्राम मिट्टी ले आए और उसको हमने क्या नाम उसमें मिला दिया और उसमें 50 ग्राम चूना पहले 1 लीटर पानी में भिगो लेते हैं। जब वो आराम से घुल जाता है, ठंडा हो जाता है, इसके बाद उसको चूने का पानी मिला देते हैं। इसके बाद अच्छे से उसको खूब घोल के सब कुछ मिला देते हैं और 24 घंटे के लिए छोड़ देते हैं। इसके बाद इसी को लेके हम चाहें तो उसको 100 किलो बीज उपचार के लिए मिला दें तो वो हमारा बहुत बढ़िया काम करता है। उसके बाद बीज बोते हैं, या इसी में हम अगर हमारी पौध लगानी है कोई तो वो उसमें इसमें डुबो के इसके बाद ट्रीटमेंट दे के इसके बाद उसको लगाएं तो उसमें बहुत सारी चीजें लग जाती है, जिससे हमें वो बीज को या पौध को बहुत सारी बीमारियों से बचाता है। ये बीज अमृत है। बीजों के लिए जो अमृत है वो है बीज अमृत। जीवामृत क्या है? जीवामृत तो ऐसी चीज है, कई बार मैं आपको बताऊं, घरों में नालियों में बदबू आती है। आखिर बदबू क्यों आती है? बदबू इसलिए आती है क्योंकि जो भी आप कचरा किचन का सब कुछ उसमें डाल देते हैं और डालने के बाद जो वहां सड़ता है, सड़ने में वहां ऑक्सीजन की कमी रहती है। जो ऑक्सीजन की कमी होती है तो एनारोबिक ऐसे क्या मतलब जो है क्या नाम सूक्ष्म जीव उसको सड़ाते हैं, जो ऑक्सीजन की कमी की वजह से वहां बदबू आती है। अगर वही चीज आप गोबर, गोमूत्र, बेसन और ये ड्रम में जब डालते हैं और जहां 2-3 दिन आपने उसको ठीक से डंडे से घुमाया तो वो इतना बढ़िया, उसमें जो पहले बदबू होती है पहले दिन गोबर की, 3-4 दिन में ही आपको लगता है ये तो बिल्कुल दही की तरह फर्मेंट हो गया और इसमें उसकी बदबू खुशबू में बदल जाती है। इतना अंतर पड़ता है। क्यों? क्योंकि जो सुबह शाम उसको खूब अच्छे से क्लॉकवाइज घुमाते हैं उसको जो है क्या नाम डंडे से, तो उसमें खूब ऑक्सीजन मिलती है उसको, इससे बहुत अच्छे से सड़ा देते हैं। इसलिए मैं तो कहूंगा कि महिलाएं अपने घर में न केवल वही जो हम बताएंगे आपको, बल्कि बहुत सी चीजें घर की हैं, जो कई दाल तो कहीं बच गई, खाने पीने की चीजें बच गई, या आपके पास बहुत सा ऐसा कचरा होता है, केले सड़ गए उसमें आपने वो भी डाल दिए। तो इस तरह से जो चीजें होती है वो आती तो सूक्ष्म जीवों के लिए भोजन का काम करती हैं और उन सब से आप बढ़िया सा जीव अमृत जीव बिल्कुल जो उसमें सूक्ष्म जीव होते हैं और उन्हीं को हम बाद में अपनी खेती में, गमलों में या कहीं खाद बनाने के सड़ाना है उसमें डाल देते हैं। तो इन सब चीजों में प्रयोग कर सकते हैं बड़े आसानी से हम लोग। अब देखिए ये होता है बनाने का तरीका। ये 200 लीटर का ड्रम है, आप 100 लीटर के ड्रम में भी बना सकते हैं। और इसमें जो है हम लोग क्या क्या कहते हैं, इसमें हम लोग 10 किलो गोबर है और 5 से 10 लीटर गोमूत्र है, और इसमें अगर ये 200 लीटर का है तो 2 किलो बेसन, अगर 100 लीटर का तो 1 किलो बेसन है। और इसी में रसायन मुक्त मिट्टी करीब 250 ग्राम से आधा किलो मिट्टी, जो कि किसी बरगद के पेड़ के नीचे की मिट्टी, और इसके बाद करीब 200 लीटर के ड्रम में करीब 150 लीटर पानी भर के सब चीज, गुड़ जरूर इसमें मिलाते हैं 2 किलो, 1 किलो अगर 100 लीटर का है, नहीं तो 2 किलो मिला देते हैं अगर 200 लीटर का है। सब बढ़िया से घोल के और इसमें जो है क्या नाम गोबर, गोमूत्र, बेसन और जो है मिट्टी और ये सब मिला के बढ़िया से इसको रोज डंडे से सुबह शाम इसको बढ़िया से घुमाते हैं, मिलाते रहते हैं, और ये जो है क्या नाम 5 से 7 दिनों में बहुत बढ़िया सा जीवामृत तैयार हो जाता है। फिर इसको फसलों को छिड़काव कर सकते हैं, आप जमीन में सिंचाई के पानी के साथ इसको डाल सकते हैं, इस तरह से गमलों में प्रयोग कर सकते हैं। तो इससे आपके यहाँ, मैं तो क्या करता हूँ, जितना हमारे घर में कचरा निकलता है उस सब का प्रयोग करता हूँ और डालता हूँ, बीच बीच में इसको छिड़कता रहता हूँ, तो ऑटोमेटिक वो धीरे धीरे खाद बनता रहता है। और इसको गमलों में भी डालना होता है तो गमलों में डाल देते हैं। तो इस तरह से प्रयोग करके बड़े आसानी से हम अपनी बगिया मेंटेन करते हैं, बहुत बढ़िया से हमारे घर में
मतलब जो विभिन्न प्रकार के पौधे उगाते हैं, सब्जी भी उगाते हैं हम लोग। अब घन जीवामृत भी होता है, कई बार होता है ना कि प्राकृतिक खेती में कहते हैं आपको गोबर की खाद मतलब ये नहीं बनानी, कंपोस्टिंग नहीं करनी, कंपोस्ट नहीं बनानी है, लेकिन घन जीवामृत आप बना सकते हैं। मतलब अगर 100 किलो आपका ये गोबर है तो उसमें जो है क्या नाम 1 किलो बेसन है, 1 किलो गुड़ है और गोमूत्र करीब 5 लीटर, उन सबको मिला के अच्छे से किसी छायादार जगह में उसको रखते हैं। धीरे धीरे वो जो है क्या नाम मतलब जो है क्या नाम मिल जाता है, फर्मेंट हो जाता है और वो उसी में जो है क्या नाम फिर बाद में जब थोड़ा इतना गीला रहता है कि उसके लड्डू जैसे बन सकते हैं, तो उसमें जो है क्या नाम उसको लड्डू जैसे बना के रख लेते हैं और उसको 6 महीने तक आप प्रयोग करते हैं। गोबर जैसी खाद यूज करते हैं, वैसे आप घन जीवामृत प्रयोग करते हैं। इसमें क्योंकि पोषक तत्व तो ज्यादा होते हैं, तो जहां आपको 15-20 टन डालते हैं, इसके जो है क्या नाम आधी आप 8 से 10 टन भी डाल देंगे तो भी आपका काम चल जाता है। पंचगव्य भी बहुत सी, हालांकि इसमें ये सब चीजें पड़ती हैं पंचगव्य में। इसमें जो है क्या नाम गाय का गोबर है, गाय का घी है, गोमूत्र, दूध, दही, गन्ने का जूस, नारियल जूस, ताड़ी, इन सबको साथ में फर्मेंट करते पके केले। और हम लोगों ने देखा इसमें ऐसे ऐसे सूक्ष्म जीव आ जाते हैं कि हम लोगों ने उनको आइसोलेट किया है कि बहुत सारी बीमारी के नियंत्रण में मदद करते हैं। बहुत सारे हमारे यहाँ प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं, इनमें ऐसे ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं, तो इसको भी प्रयोग करते हैं। पंच गब बना सकते हैं इसको, और वही सिंचाई के पानी के साथ पौध उपचार के लिए, बीज भंडारण के लिए, सबके लिए इनका प्रयोग करते हैं। कीड़े और बीमारी के लिए हम लोग नीमास्त्र बनाते हैं, जिसमें ये गोमूत्र और नीम की पत्ती 10 किलोग्राम और गोबर 2 किलोग्राम फिर पानी से भर देते हैं, सड़ाते हैं उसको अच्छे से, और इसके बाद जब सड़ जाता है तब इसको जो है छान लेते हैं, उसका प्रयोग करते हैं, फसलों पर छिड़काव करते हैं, 5 से 10% का घोल छिड़काव करते हैं। अग्निअस्त्र बनाते हैं, कई बार सूंडी लगती है कई बार हमारी फसलों में, तो उसमें तंबाकू की पत्ती, हरी मिर्च पिसी हुई, लहसुन पिसा हुआ, नीम की पत्ती, इन सबको करके उबाल लेते हैं गोमूत्र में 10 लीटर गोमूत्र में उबालते हैं, 3-4-5 बार उबालेंगे अच्छे से, फिर करीब 24 घंटे के लिए छोड़ देंगे। इसके बाद उसको छान के फिर 3% का छिड़काव करने से बहुत सारे कीड़ों के नियंत्रण में हमें मदद मिलती है। इसी तरह ब्रह्मास्त्र और 10 अर्क बनाते हैं। ये सब विधियां उपलब्ध हैं, मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप में, अगर जो भी बनाना चाहेंगे उनको मिल जाएगा। ये देखिए ये सारे पौधे 10 वाले बहुत सारे पौधे ऐसे होते हैं जो हमारे आसपास होते हैं, हमें पता नहीं होता है, लेकिन जो है कहना उनका प्रयोग हम 2-2 किलो पत्तियां लेके इनको हम लोग प्रयोग करते हैं, जिसमें कि कनेर भी है, निर्गुंडी भी है और पपीता की पत्तियां भी होती हैं। इसके अलावा अरंडी की पत्तियां हैं, गाजर घास है, ये मदार है, धतूरा है और गिलोय है, ये सब की पत्तियां जो मिल जाए आपको 2-2 किलो, इनको भी हम प्रयोग करते हैं। तो आसपास जो पौधे हमारे होते हैं उनका प्रयोग करते हैं। ये हमारी गौशाला है, जहां हम लोगों ने पिछले साल 5 जो बसंत पंचमी थी तब हम लोगों ने शुरुआत की थी, क्योंकि हमारा बागवानी का संस्थान था, गाय नहीं थी, ये सारी गाय हम गौशाला से लाए थे और उसके बाद हम लोगों ने प्रयोग किया था। आप बहुत अच्छे से चल रही हैं सब, ये सब हम लोग बनाते हैं, यहाँ ट्रेनिंग भी देते हैं। केंचुओं की खाद आप सभी जानते हैं, केंचुओं की खाद तो आप सभी बना सकते हैं और ये भी बड़ा अच्छा स्कोप रहता है। वर्मी कंपोस्ट भी एक अच्छा है। ये वर्मी वाश बनाते हैं, ये ड्रम जो आपका रखा हुआ है इसको घर में भी हम बनाते हैं। इसमें क्या करते हैं, नीचे टोटी लगा दी गई है और नीचे मोटी वाली गिट्टी डाल देते हैं करीब 6 इंच, उसके ऊपर मोरंग डाल देते हैं, लाल वाली मोरंग करीब जो है 6 इंच डाल देते हैं, उसके ऊपर गोबर डालते हैं करीब 15-20 दिन पुराना, इस ड्रम में भरते हैं और ऊपर से जो मटका आप देख रहे हैं इसके पानी टपकता रहता है और उसमें केंचुए डाल देते हैं। जो गोबर में केंचुए आपने डाल दिए तो केंचुए गोबर को खाते रहते हैं, ऊपर से पानी है तो उनका वास होके नीचे इकट्ठा होता है मटके में और उसको हम लोग छिड़काव के रूप में फसलों पर करते हैं। इसमें बहुत अच्छे पोषक तत्व, हार्मोन सभी होते हैं, तो इसको हम बड़े आसानी से इसको फसलों पर हम प्रयोग करते हैं छिड़काव के लिए। ये भी बहुत अच्छा पोषक तत्वों का स्रोत है। ये आजकल बनी बनाई वर्मी कंपोस्टिंग की बेड भी आती है जिनको आप लगा सकते हैं, आपकी केंचुआ खाद भी बनती है और साइड में मटका भी लगा देते हैं, वर्मी वाश भी बनता रहता है। ये खाद कचरा कोई भी आपके पास उपलब्ध हो, इस तरह से आप लेयर में एक लेयर डालिए कचरे की, फिर एक लेयर डाल दीजिए गीला करके गोबर की, फिर कचरा, फिर गोबर, फिर कचरा, फिर गोबर, करीब इसको 1 मीटर तक ऊपर करके ऊपर से लेप कर देते हैं और ये करीब जो है 2.5-3 महीने में बहुत बढ़िया खाद तैयार हो जाती है।
इस तरह से भी खाद बनाते हैं, छानते हैं उसको। ये बहुत अच्छा मार्केट है, शहरों में बहुत अच्छी बिक्री होती है। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है, आजकल मैं यहाँ लखनऊ में भी देखता हूँ वर्मी कंपोस्ट, वो उसमें दूर दूर तक कूड़ा भरा होता है, जो शहर का जला हुआ, शहर के बाहर कई बार जो कूड़ा जलाते हैं या जो नाले का निकाल के रखते हैं, उसको लोग बोरियों में भर के बेच रहे हैं वर्मी कंपोस्ट के नाम पर, वो बिक रहा है। जबकि इसका भी बड़ा अच्छा स्कोप है जो कर सकते हैं लोग। नाडेप कंपोस्ट इस तरह की स्ट्रक्चर बना के इसके अंदर भी कचरा उसी तरह से डिफरेंट लेयर में भरते हैं, गोबर कचरा है, गोबर फिर कचरा, तो इसमें भी बहुत अच्छे से सड़ जाता है और अच्छे से खाद बन जाती है। ये देखिए एक यूनिट है, ये देखिए जो आप देख रहे हैं जिनको यहाँ पर, ये जो है सहारनपुर में जिस समय 11 रुपए किलो गेहूं का आटा बिकता था, उस समय ये अपनी वर्मी कंपोस्ट इन्हीं की वो पीछे बिट जो आपने बनाई थी, ये सब बना रखी थी इन्होंने इस तरह से, और इसको गोबर की केंचुआ खाद बना के इस तरह पैकिंग करके बेचते थे। जब 11 रुपए किलो गेहूं बिकता था उस समय ये 11 रुपए किलो इनकी जो है 110 रुपए का पैकेट इनका वर्मी मैन्योर बिकती थी। इस तरह से लोग करते, ये सब जो हमारे फार्म की कुछ फोटो है जहां पर हम लोग बना के यूज करते हैं। हमारा बगीचा पहले ऐसा हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे हमने इसमें कटाई छटाई की, जो सूखी शाखाएं काटी, इसके बाद उन पर स्प्रे किया, कटाई छटाई की, तो धीरे धीरे बगीचा हमारा बहुत बढ़िया हो गया। और बहुत अच्छे से कीड़े मकोड़ों को बचाने के लिए पॉलीथीन की पट्टी बांध देते हैं। नीचे थाली में देखिए कचरा डाला हुआ है जिससे खाद मिलती है। खूब बढ़िया सेटिंग हुई थी इसमें हमारी। और इसमें जो कई बार भुनगा तो खूब लगा, लेकिन कोई डैमेज नहीं हुआ, क्योंकि हम छिड़काव करते रहे नीमास्त्र, ब्रह्मास्त्र और अग्निस्त्र का, तो इससे हमारा सब बचाव हुआ, बहुत अच्छी फसल हुई। जबकि अगर जहां रसायन प्रयोग करते थे वहां हमने देखा, ये ऊपर की फोटो अगर आप देखें तो उसमें क्लस्टरिंग झुमका टाइप के फल लग जाते हैं और बाद में वो ड्रॉप कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि खूब सारा केमिकल छिड़का, कीड़े सारे मर गए, परागण क्रिया हुई नहीं, तो बाद में छोटे छोटे फल बन के गिर जाते हैं। जबकि हमारे यहाँ ऐसी कोई समस्या नहीं आती है। ये जो गाजर घास होती है, ये भी बड़े काम की चीज है, बहुत बड़ी समस्या होती है, सड़क किनारे सब जगह उगती है। लेकिन अगर इसको भी हम लोग खाद बना लें या उसमें प्रयोग कर लें तो इसमें पोषक तत्व बहुत अच्छे पाए जाते हैं। देखिए गाजर घास की भी अगर खाद बनाते हैं तो गोबर की खाद की अपेक्षा लगभग 3 गुना पोषक तत्व पाए जाते हैं। मतलब कोई भी खरपतवार जो हमारे प्रकृति में उपलब्ध है, उनको हम बड़े आसानी से इस तरह से प्रयोग करके बहुत अच्छे से खाद के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। कोई चीज वेस्ट नहीं होती है, इसलिए कचरा तो हम कुछ फेंकते ही नहीं जो सड़ सकता है, चाहे वो खरपतवार हो या कोई भी पौधे की पत्तियां हो, टहनियां हो, सब चीज। ये देखिए ये खरगोन की है, जो कि किसान भाई हैं जिनके यहाँ ये काम हो रहा है, मध्य प्रदेश। और ये रांची की फोटो है जहां से ये जो ये कर रहे हैं किसान भाई अपने यहाँ फार्म पर सारा। ये हमारे यहाँ छत की फोटो है जहां हम लोग सब्जी उगाते हैं, या जैसे जैसे हम लोग वेस्ट मटेरियल यूज करके खेती करते हैं, मतलब ये मिर्च भी उग रही है, ये जो है क्या सतपुतिया यहाँ होती है, तुरई होती है, लौकी, ये सब उगाते हैं। ये फूल वाले बहुत सारे पौधे सब हमारी छत की फोटो हैं जो कि हम लोग किया करते हैं खाली समय में। तो ये भी हमारी बागवानी भी हमारे लिए एक्सरसाइज होती है, ये सब हम लोग करते रहते हैं। ये देखिए सहजन का पौधा है, बहुत बढ़िया, PKM 1 PKM 2 बहुत अच्छी वैरायटी है। और सहजन की पत्तियां हमारे लिए, महिलाओं के लिए विशेष रूप से कैल्शियम, आयरन, प्रोटीन सब इनमें होता है और बहुत सारी औषधि महत्व भी है इनका। अगर हम लोग प्रयोग करते हैं किसी रूप में, और इसको हमने बाथ टब में उगाया हुआ है, बहुत अच्छे से उगता है और बहुत अच्छे से पत्तियां हमको फ्रेश मिलती रहती हैं जिनका हम प्रयोग करते हैं। हम लिली भी उगाते हैं, कोई ड्रम मिल गया या कोई टंकी मिल गई बेकार की, तो उसमें सब में हम अपना फूल वाले बहुत अच्छे उगते रहते हैं छत पर हमारे। ये सब उसी हमारी छत की फोटो है गार्डन की। धन्यवाद। धन्यवाद आप सभी को। मैं शायद थोड़ा सा समय ज्यादा ले लिया हूँ, रंजना बहन जी ने कहा था 7:45 तक, 10 मिनट ज्यादा हो गया है। अब मैं आपसे कहूंगा अगर कोई आपके मन में प्रश्न हो तो आप कर सकते हैं। धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर शुक्ला जी, आपने बहुत विस्तार से और अच्छे तरीके से हम सब किसान भाइयों को सबने समझा। आदरणीय अजीत कुमार जी सिन्हा जी आपसे सवाल करेंगे, मैं उनको सादर आमंत्रित करता हूँ। जी 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 जी। सदन को नमस्कार, डॉक्टर सुनील सर को भी नमस्कार। मैं ये पूछना चाहता हूँ सर कि आपने जो बागवानी के जो फसलों के नर्सरी के बारे में बताई, वो पौधे वहां पर आपके इंस्टीट्यूट में उपलब्ध हैं? जी हाँ, ऐसा है। हमारी जो नर्सरी है, इसका एक लिंक भी है, मैं शेयर कर दूंगा, उस पर आप बुक कर सकते हैं पौधे, और मेल भी है जिस पर आप भेज सकते हैं। तो और इसमें जो आप भेज देंगे,
कि हमें जो है क्या नाम इतने इतने पौधे, जैसे हमारे यहाँ आम है, अमरूद है, बेल है, जामुन है, या और भी जो पौधे उस पर लिस्ट पर ऑनलाइन भी उपलब्ध है, क्या क्या हमारे यहाँ उपलब्ध है, किसमें भी उसकी लिखी हुई है। तो जिसके जितने पौधे चाहिए हो आप बुक कर सकते हैं या मेल भेज सकते हैं, फिर लेने आना पड़ेगा आपको। यहाँ से आपको रिस्पांस चला जाएगा कि आपको इस समय आके आएंगे तो आपको पौधे मिल जाएंगे। तो इस तरह से आप पौधे यहाँ से ले जा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। अगला सवाल हमारे आदरणीय रविशंकर मेहरा जी, आप सावधान जी ओम, सदन को नमन। आज हमारे मुख्य अतिथि जी महोदय ने बहुत नई नई किस्मों के संबंध में जानकारी दी। सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो कलम बंधती है भिन्न भिन्न पौधों में अलग अलग समय में, तो कौन से पौधों में कब कलम लगाई जाती है, क्योंकि उनके समय अलग अलग होते हैं, तो वो यदि आप बताएं तो हमें बहुत फायदा होगा। जी ओम। जी बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात की, क्योंकि देखिए कलम बांधने में भी कुछ प्राकृतिक सिद्धांत काम करते हैं। जैसे ही हमारे यहाँ सामान्य रूप से जो कलम बांधने का काम करते हैं, ग्रेफ्टिंग करते हैं, जो बीजू पौधा होता है, बीजू पौधे के ऊपर उन्नत किस्म का उसी मोटाई की शाखा लाके बांधते हैं। इन बांधने का समय, ज्यादातर समय जो है हम लोगों का, या तो उधर जुलाई अगस्त का महीना होता है जब थोड़ा सा वातावरण में नमी होती है, जबकि हमारी कटिंग भी लगा दो तो चल जाती हैं, या फिर दूसरा समय होता है जो आजकल का समय है, बहुत अच्छा समय है, जैसे नई पत्तियां आने का समय है, चाहे आपके ज्यादातर बसंत के में आती नई पत्तियां, अगर इस समय हम कलम बांध दें और ऊपर से कलम बांधने में ऊपर से ढक देते हैं, पॉलीथीन की ट्यूब लगा देते हैं, तो वो सूखती नहीं है। तो बड़े आसानी से आम, अमरूद, आंवला, बेल सब में बस बीजू पौधा हमारे होना चाहिए जिसमें करीब पेंसिल की मोटाई के बराबर थिकनेस हो, थोड़ी कम भी होगी तो चलेगी, लेकिन उसी मोटाई की डंडी लेके अगर हम आजकल बांध दें, फरवरी मार्च, बेल में मार्च तक भी बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि बेल में पत्तियां देर से आती हैं। बेल में हम जानते हैं अभी तो मार्च अप्रैल में बेल पकता है, इसके बाद मई जून में पत्तियां आती हैं, तो बेल में तो मार्च अप्रैल तक भी चल जाता है। लेकिन अमरूद है, आम है, या ये इसमें सब में यही समय है जो आपका फरवरी का समय, बल्कि जनवरी के अंत से ही शुरू हो जाता है, और बस जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा उसके पहले तक इस समय बहुत बढ़िया है कलम बांधने का समय, जिसमें हम ग्राफ्टिंग करते हैं और बड़े आसानी से हम खुद बांध के तैयार कर सकते हैं। और आपको चाहिए होगा तो डिटेल हम उस पर भेज देंगे, पूरा विधि क्या, किसके लिए कौन सी विधि है, या कोई वीडियो होगा वो भी शेयर कर देंगे। ठीक है, ओम सर। जी जी। आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी, सादरामन। धन्यवाद मुनीलाल जी, आज की कक्षा बहुत अच्छी रही और डॉक्टर साहब ने बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी हम सबको दी है, शेयर की है। डॉक्टर साहब से मेरे दो रिक्वेस्ट है। पहला तो आपने जो सीडलेस जामुन बोला, तो सीडलेस जामुन का तो बहुत अच्छी तरह से प्रोसेसिंग इजीली हो सकता होगा, तो उसके बारे में कुछ विधि या प्रोसेसिंग की कुछ उपलब्धियां यदि हो तो वो हमेशा साझा करें। और दूसरा सवाल है कि आपके पास में इतना अच्छा इंस्टीट्यूट है, तो निश्चित रूप से जो बृहद संहिता या वृक्षायुर्वेद में कई प्रकार के एक्सपेरिमेंट्स लिखे गए हैं, बताए गए हैं, तो उनको आज के परिप्रेक्ष्य में वेरिफिकेशन करके या एक्सपेरिमेंट करके उसका डेटा बनाने की जरूरत है, ऐसा मुझे पर्सनली लगता। तो इस तरह का कुछ काम आपके यहाँ पे या और कई संस्थानों में यदि चल रहा है तो उसके बारे में जानकारी दे। अगर नहीं है तो उस प्रकार का जो एक्सपेरिमेंटेशन है इसके बारे में आपके संस्थान में काम कर सकते हैं क्या, उसके बारे में अवगत करें। धन्यवाद। धन्यवाद। ऐसा है, ये बिल्कुल आपने बात सही कही है, क्योंकि हमारे संस्थान में पिछले करीब 20 वर्ष से ज्यादा हो गए तब से जैविक खेती पर काम हो रहा था, और जिसमें कि न केवल यही बल्कि बायोडायनेमिक फार्मिंग, बायोडायनेमिक खेती, जिसमें हम नक्षत्रों और राशियों को देखते हुए उनको हम फसलों की बुआई कब करें, कटाई कब, पुराने समय में हमारे किसान भाई उसी के अनुसार करते थे, और इसका प्रभाव हम लोगों ने देखा यहाँ पर कि बिल्कुल सही बात है। जैसे सूर्य का कैलेंडर है आप देखते हैं, उसी तरह चंद्रमा आधारित जो राशियां और उत्तरायण दक्षिणायन को ध्यान में रखते हुए, जैसे हम लोग सभी जानते हैं बांस को हमें पूर्णिमा के दिन नहीं काटना चाहिए, हम लोगों ने देखा
यहाँ काट छांट का काम अगर हम लोग पूर्णिमा के दिन करते हैं तो उसमें बहुत मतलब जो है उसमें प्लांट सैप बहुत सारा उसमें घाव जैसा होता है वो निकलता है, जबकि अगर अमावस्या को काटें तो वो असर नहीं आता है। इस तरह का शोध भी हम लोग कर रहे हैं। और एक डॉक्टर सुनीता पांडे जी हैं जो कि पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में वहां भी काम चल रहा है। तो धीरे धीरे काफी काम इस दिशा में बढ़ रहा है और मूल ग्रंथ वही है। जैसे कुनप्पा जल बनाने की विधियां बहुत सारे संस्थानों ने भी, बहुत सारे विश्वविद्यालय भी काम कर रहे हैं। पुरानी चीजों को देख के उन पर एक्सपेरिमेंट करके नए ढंग से सारी चीजें उसको शोध करके उसको तुलनात्मक उसका प्रभाव देखा जा रहा है। और हम लोग देख रहे हैं कि धीरे धीरे अगर रसायन विहीन खेती करनी है तो हमें अपने ऋषि मुनियों के अनुभव को हमें प्रयोग करना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इस पर काम चल रहा है। और जो आपने जामुन के बारे में कहा, सही बात है, जामुन के बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं, जामुन के भी बहुत सारे उत्पाद बनते हैं। तो वो हम आपको शेयर कर देंगे क्या क्या बना सकते हैं जामुन के, क्योंकि बस ये जो बीज रहित जामुन है वो करीब 8 से 10 ग्राम, फल थोड़ा छोटा होता है, लेकिन हाँ गुठली नहीं होती तो उसका क्रेज है, लोग लगाना चाहते हैं। और बाकी तो जामुन में गुठली का भी बड़ा प्रयोग है, क्योंकि डायबिटीज के पेशेंट उसकी गुठली और उसका पाउडर खोजते हैं। तो इसका हमारा जो बड़ी वाली जामुन है जामुन, उसमें करीब 24 ग्राम का फल होता है, तो उसका अपना महत्व है। लेकिन हाँ ये है कि हाँ उसके बहुत सारे उत्पाद भी बनाए गए हैं और हमारे यहाँ परिरक्षण विभाग भी है पूरा, तो वो भी हम आपको जानकारी शेयर कर देंगे। धन्यवाद। धन्यवाद सर। आदरणीय मनेश सिंह आरदी, आप सादर आमंत्रित। सदन के सभी लोगों को मेरा प्रणाम। साथ में आज के मुख्य अतिथि जी हैं हमारे, उनको भी, सुशील जी को धन्यवाद। सुशील जी, आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि प्राकृतिक खेती के बहुत सारे मॉडल आपने दर्शाए हैं जी, प्रूनिंग से लेकर के मल्चिंग से लेकर के सभी चीजों में आपने जानकारी दी है। पतंजलि के नेतृत्व में भारतवर्ष में कोने कोने से मुख्य अतिथि को बुला करके या कोई नया किसान जो नई जानकारी तरीके से प्राकृतिक खेती कर रहा, उनका रिसर्च चल रहा है, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि प्राकृतिक खेती करने में ऐसा कौन सा मॉडल है जो अपन को अपनी फसल अपन खेत में लगाने के बाद में उसमें कीट का प्रकोप ना हो, और कीट का प्रकोप होने के बाद में ऊपर से अपन स्प्रे करते उनसे वंचित रहा जाए, क्योंकि मेहनत कम करना पड़े और उत्पादन ज़्यादा मिले। प्राकृतिक खेती को एक ऐसा मॉडल बनाने की तैयारी चल रही है। इसमें आपने ऐसा कोई मॉडल दर्शाया है कि उसमें फसल में कीड़ा ही ना लगे? देखिए हम लोग, क्योंकि आप जानते हैं पिछले 1 जनवरी मतलब पिछले साल से ही शुरुआत हुई थी, जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको बढ़ाया तो हम लोगों ने इस काम को शुरुआत की। लेकिन हम लोगों ने एक चीज देखी, देखिए हम तो बागवानी में काम कर रहे थे, तो केवल जो कहा गया है, जो हमारे यहाँ उसमें कहा जाता है कि केवल जीवामृत है, बीजामृत है, घन जीवामृत है, इन्हीं का प्रयोग करके निमास ब्रह्मास्त्र से ही काम चल जाएगा। तो हम लोगों ने अनुभव किया थोड़ा सा हमें और भी चीजें प्रयोग करनी पड़ती हैं। क्या प्रयोग करनी पड़ती हैं? जैसे हमारे बगीचे में था तो हमने काट छांट कर दी, उसमें थोड़ा सा हमने आम के पेड़ों को भी बीच से शाखाएं छांट दी, 1-2 शाखाएं निकाल दी, तो बहुत सारा कीड़े का प्रकोप हमारा कम हो जाता है। धूप आती है अंदर तो हमारा भुंगा का एक मेन कीट है इसमें, भुंगा, आम का भुंगा लगता है, जो कि उसमें चिपचिपा भी हो जाए, बाद में स्राव छोड़ता है और साथ में बाद में उस पर काली फफूंदी आ जाती है और रस चूस के सारा बर्बाद कर देता है। तो उसको हमें काट छांट का है, या बहुत सारे ऐसे ट्रैप हैं जैसे फेरोमोन ट्रैप हैं, जिसमें हम रसायन वाले नहीं हैं, लेकिन कम से कम ऐसी विधियों का प्रयोग कर सकते हैं जो रसायन विहीन विधियां हैं कीट प्रबंधन के लिए। बाकी ये बात सही है कि हम बहुत हद तक नीम के तेल के स्प्रे से, नीमास्त्र के स्प्रे से, अग्न्यास्त्र के स्प्रे से हम बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। हर कीड़े को मारना ही जरूरी नहीं है, ये बात समझ में आई हमको। 1 साल मैंने पिछले साल पूरा इसका आम की फसल को मैनेज किया बिना किसी दवाई को छिड़के। तो ये हमने अनुभव किया कि हमें नेचर में थोड़ा सा अगर हम उसके साथ सहयोग करें, जैसे हमने काट छांट कर दी या कुछ स्प्रे कर दिया, हमने नीम का तेल का स्प्रे कर दिया, नीमास का स्प्रे कर दिया, तो हमारा एक तरह से प्रिवेंटिव है ये। पहले से अगर आप करते रहते हैं तो कीड़ा हमारा बहुत गंभीर स्थिति में नहीं पहुंचता है और हमारी फसल बच जाती है। लेकिन अभी शोध कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि अभी हमारे प्रयोग जारी हैं, इसलिए धीरे धीरे इसके पैकेज आएंगे। संभव है कि फुल प्रूफ पैकेज आए और तब हम अलग अलग फसलों के लिए अलग अलग पैकेज बता पाएंगे।
अभी शोध जारी है। बागवानी फसलों में हमें काफी हद तक सफलता भी मिली है। धन्यवाद। बागवानी फसलों में तो अपन प्रूनिंग कर देते हैं और जीवामृत का स्प्रे कर देते हैं, जीवामृत का डालने के बाद में ही कोई रोग ऐसा नहीं आता है। हाँ परंतु सब्जियों की जो खेती करते हैं, प्राकृतिक खेती, उसमें थोड़ा सा संकट आता है कीड़ों का। हाँ, सब्जियों में करते हाँ जी। कीड़ों को हम बिना स्प्रे किए ही कंट्रोल करें, ऐसा कोई मॉडल बनाने की आप वही लोग वही वही तैयारी वही प्रयास किया जा रहा है, वही प्रयास किया जी जा रहा है। हम लोग उसमें छाछ का प्रयोग करते हैं, जो मट्ठे का प्रयोग करते हैं, या हम लोग जो क्या नाम नीमास, ब्रह्मास्त्र, दसपर्णी अर्क, या इसके अलावा हम कीड़ों के लिए जो बेवेरिया बेसियाना नाम का एक फंगस है, उसको भी हम लोग कल्चर का करके उसको स्प्रे कर देते हैं, तो बहुत हद तक मैनेज हो जाता है। या ट्राइकोडर्मा, बायो इन्हांसर, इस तरह की जो जैविक हमारे कुछ प्रोडक्ट आते हैं, उनका भी प्रयोग करते हैं हम लोग। तो हम ये चाहते हैं कि लोग लेकिन ज्यादातर वो चीज यूज करें जो आप स्वयं बना सकते हैं। जब वो मार्केट पर डिपेंड हो जाते हैं, निर्भर हो जाते हैं, तब उसकी प्योरिटी, सब चीजों में दिक्कत आ जाती है, तो फिर वो चीजें काम नहीं करती हैं। जबकि हम लोगों ने इससे बहुत अच्छे से, अभी तक तो हम इसी से मैनेज कर रहे हैं, लेकिन आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, जैसे बैंगन है, इन सब में इसके लिए प्रयास जारी है पैकेज बनाने के लिए। लेकिन ये है कि हाँ, धीरे धीरे सफलता मिल रही है। जैसे सब्जियों में सबसे ज्यादा काम क्या आ रहा है, सबसे ज्यादा मतलब जो है काम आ रहा है, जो ट्रैप्स होते हैं, सोलर ट्रैप भी लगते हैं, ग्लू ट्रैप भी लगते हैं, जो चिपका लेते हैं छोटे छोटे फिट्स और उनको चिपक जाते हैं, उसमें गोंद जैसा होता है तो वो चिपक जाते हैं। या फेरोमोन ट्रैप होते हैं जो फल मक्खी को नियंत्रण कर लेते हैं। तो इस तरह से मतलब हर चीज के लिए ऐसी विधियां आ रही हैं मार्केट में, जिनसे सब्जियों की खेती भी हम अच्छे से कर पाएंगे। लेकिन केवल स्प्रे करने से नहीं, बल्कि कुछ हमें ट्रैप्स यूज करने पड़ते हैं। बल्कि आपसे जो जुड़े हुए हैं डॉक्टर वो विनय वर्मा जी, वो पूरा उनका स्पेशलाइजेशन इसी क्षेत्र में है कि जो इन ट्रैप्स के माध्यम से हम सब्जियों के कीड़े कैसे नियंत्रित करें। मैं चाहूंगा कि एक दिन उनकी वार्ता अलग से हो, तो सब चीजें दिखाएंगे कैसे कैसे उन्होंने बहुत सफलतापूर्वक कीड़ों का प्रबंधन किया है, विशेष रूप से सब्जियों में। और वो हम भी अपने यहाँ फार्म पर कर रहे हैं, तो थोड़ा सा हमें उनकी भी मदद लेनी पड़ती है। धन्यवाद जी। धन्यवाद आदरणीय विनय कुमार जी रोज जुड़ते हैं इस क्लास में और रोज मार्गदर्शन कर रहे हैं। उनका मार्गदर्शन मिल रहा है और उनका कीट प्रबंधन पर बहुत अच्छा मार्गदर्शन मिलता है, किसानों को मिल रहा है। आपको धन्यवाद। अब मैं पतंजलि यूनिवर्सिटी चलता हूँ, वहां से आदरणीय श्री पवन कुमार जी को सादर आमंत्रित कर रहा हूँ कि वो आए और हम सबका मार्गदर्शन करें। सभी को नमस्कार, अभिनंदन। आज के हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर सुशील शुक्ला जी, आपका अभिनंदन है। बहुत सुंदर जानकारी। और मैं ये समझा कि मैं ये समझ रहा हूँ कि आप सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर में कार्यरत हैं। हाँ, सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर जी, लखनऊ। इतना सुंदर, मेरे ख्याल से पहला संस्थान रहा CITH, जिसने कि जैविक खेती के ऊपर काम करना शुरू किया, बहुत विरोध के बावजूद डॉक्टर पाठक के नेतृत्व में। जी बिल्कुल सही। बहुत ज्यादा विरोध हुआ ICR सिस्टम में, कृषि के सिस्टम में इतना ज्यादा विरोध हुआ कि जब उन्होंने बायोडायनामिक खेती करना शुरू किया। और जब वो UP डास्प के डायरेक्टर बन गए और उनके साथ तब हमारा साक्षात्कार हुआ, मिलना हुआ। और वो तो बहुत घूमते हुए हमारे उधर भी आ गए थे जब मैं कार्यरत था, रात को बहुत लेट। वो मेरे गुरु हैं, वो मेरे गुरु हैं, मैं उन्हीं के अंडर में किया हूँ और वो अभी भी सब चीजों को देख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इस सदन में भी एक बार उनका आना हुआ था, तो उनके साथ पहली बार हमें भी यह अचंभा हुआ कि ये बायोडायनामिक खेती कैसे होती है। ये जैविक खेती, मतलब प्राकृतिक खेती का तो नामो निशान भी नहीं था, बायोडायनामिक खेती। और उसके माध्यम से जो उनके पहली बार उन्होंने एक किताब लिखी थी, दो छोटी छोटी पतली पतली सी किताबें थी। किताबों को मैंने पहली बार जब देखा तो हमें भी ये ज्ञान मिला, क्योंकि इससे पहले तो पढ़ाई नहीं की थी, उसके बारे में पढ़ा ही नहीं था। और फिर धीरे धीरे जब वो डास्प में भी आने में देरी हुई, लेकिन उसके साथ भी मैं थोड़ा सा मेरा जुड़ाव हो गया। और उत्तराखंड बनने के बाद UP डास्प से उत्तराखंड डास्प पर मेरा आने का मुझे मौका मिला। लेकिन उससे पहले कई सारी जो चीजें थी आपकी, चाहे प्रूनिंग का काम हो, चाहे टेम्परेट की ये जो होती है ना हमारे आड़ू और इसकी खुबानी और सेब, इसके उन्होंने स्पेशलिस्ट मंगवाए थे
ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड से जी कि इसकी प्रूनिंग के बारे में वो जानकारी दे। तो मैं भी उनके साथ एक बार जब मैं फील्ड में गया तो उन्होंने एक लाइव डिमॉन्स्ट्रेशन दिया कि ये ऐसे करके हम अपने जो ऑर्चिड है, बागवानी है, उसको अच्छी तरह से प्रून करके सूर्य ऊर्जा का सदुपयोग कराते हुए उसको हम करा सकते हैं। तो ये कुछ पुरानी यादें हैं डॉक्टर उनके साथ और उनके द्वारा जो किए गए कार्य, और फिर बायोडायनामिक क्षेत्र में भी थोड़ा सा हमें और जानकारी मुझे विनीता जी से भी मालूम हुई, और तब जाकर के ये थोड़ा सा मेन स्ट्रीम हुआ कि ये इस तरह से भी खेती की जा सकती है। नहीं तो बिल्कुल अनभिज्ञ हम लोग थे कि ये इस तरह की भी कोई चीजें हो सकती है, और इसमें हमारे परंपरागत ज्ञान का और हमारे सनातन उसके ज्ञान का भी उपयोग पहले से करते आ रहे थे, और अब भी उसकी प्रासंगिकता है, ऐसा हमने किया। तो आपने आज बहुत सुंदर तरीके से ये प्राकृतिक खेती, जैविक खेती, और मुझे लगता है कि बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि क्या जो हानिकारक जीव हैं, क्या उनको उनका विनाश किया जा सकता है, मतलब वो आए ही नहीं, क्या ऐसी व्यवस्था हो सकती है? मुझे लगता है कि प्रकृति का नियम है, तो कभी कोई चीज ऊपर आती है, कभी कोई चीज नीचे आती है। कोई भी प्रकृति का जीव चाहे वो आज हानिकारक हो सकता है किसी अन्य चीज में उसका फायदा भी हो, ऐसा भी सही हो है, सकता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई चीज बहुत ही अच्छी है और कोई चीज बहुत ही खराब है। तो इसको हमें, मुझे लगता है कि बड़े बैलेंस तरीके से समझने की जरूरत है, और हम किसी भी चीज को पूर्ण रूप से उसका विनाश नहीं कर सकते हैं। विशेष करके जो सूक्ष्म जीव हैं उसके बारे में तो अभी हमें मालूम भी नहीं है, तो इसका तो विनाश नहीं हो सकता है। अब हमने सोचा था हम तो बड़े अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, किसको पता था कि कोरोना जैसा आ जाएगा दैत्य जिसने पूरी दुनिया को ठप कर दिया। 1 ग्राम के बराबर तो उसकी पूरी जितनी आबादी है पूरे दुनिया में, वो 1 चम्मच के बराबर थी, उसी ने पूरी दुनिया को ठप कर दिया। तो ऐसे तो और भी कई सारे जीव हो सकते हैं, और अब तो जेनेटिक इंजीनियरिंग से म्यूटेशन भी हो रहे हैं, और रोज भी नए जीव भी लोग बना दे रहे हैं, आदमी बना दे रहा है। तो आदमी अपने आप को भगवान सोच रहा है कि हम भगवान बन जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है। प्रकृति का ये जो चक्र है ये चलते रहेगा, कभी कुछ अच्छा होगा, कभी कुछ खराब होगा, और इसी नए आदमी को जूझना पड़ेगा, और उसी से उसको संघर्ष करना पड़ेगा, और कुछ उसके अच्छा समय आएगा, कुछ उसका खराब समय आएगा। ऐसा तो हमें तो इसको ऐसे ध्येय में रखते हुए, भगवान को साक्षी मानते हुए अपना काम करते रहना है, और जो अच्छी चीजें हैं उसको बढ़ाना है, जो नकारात्मक चीजें हैं उसको कम करना है। यही हमारा प्राकृतिक खेती का भी सिद्धांत है कि हमारे जो जीव हैं, जो हमारे फायदे वाले जीव हैं उनकी जनसंख्या बढ़ाओ, जो हानिकारक है उनकी जनसंख्या घटाओ। किसी ने शायद ये नहीं कहा कि पूर्ण रूप से उसको समाप्त कर, ना बिल्कुल सही, ये संभव नहीं है, ये संभव नहीं है, और ये प्रकृति के नियम के विरुद्ध भी है कि हम अपने आप को कैसे इसको करें। तो हम इस तरह से कार्य करते हुए बहुत बढ़िया तरीके से आपने जो कार्य कर रहे हैं, और अब तो सारे ICAR के इंस्टीट्यूशंस बिल्कुल प्राकृतिक और जैविक खेती के ऊपर ही बातचीत कर रहे हैं। अब देखिए उनकी संख्या बढ़ गई है, पहले उनकी संख्या नगण्य थी। नहीं, पहले कहीं नहीं हो रहा था, हम ही लोग कर रहे थे क्यों, सही है। पहले बिल्कुल नगण्य थी। आज से 25 साल पहले अगर हम देखें तो प्राकृतिक खेती के ऊपर बोलने वाले ICAR सिस्टम में लोगों की संख्या नगण्य थी, बिल्कुल 0 के आसपास ही थी, मतलब बिल्कुल सही। अब जो है वो संख्या बढ़ गई है। अब उसकी दूसरी तरफ खेती करने वालों की संख्या बिल्कुल और कम हो गई है। तो ये भी एक चक्र है, ये चक्र जो हमारा चल रहा है, तो ये अच्छे के लिए है शायद कि हम अच्छे काम करें, अच्छी चीजों को ज्यादा बढ़ावा दें, तो इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे। निश्चित रूप से आज आपने जो चीजें बताई हैं उसका फायदा हमारे किसानों को मिलेगा, और आपके माध्यम से अभी हम एक छोटी सी ट्रेनिंग्स वगैरह का कार्यक्रम थोड़ा सा शुरुआत कर रहे हैं। तो हमारे जो ट्रेनर होंगे, हमारे जो किसान हैं, उनको भी ऐसे चीजों से हम अवगत कराने की प्लान कर रहे हैं कि वो भी अवगत हों, और उसके माध्यम से जो उद्यमिता की तरफ वो बढ़े, वो अपने पैरों पर खड़े हों, उद्यमिता की तरफ बढ़े, और उसके अपने उसके साथ ही साथ अपने आसपास के अन्य किसानों को साथ जोड़ते हुए, अकेले नहीं करते हुए, साथ जोड़ते हुए कई सारे चीजों को वो उनको फायदा हो सकता है। तो ऐसा करते हुए हम आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ रहे हैं, और इस तरह से आज बहुत सुंदर 651वां दिन का एक सुंदर
सत्र आज संपादित हो गया। हमारी टीम मेहनत कर रही है, रोज नए लोग आ रहे हैं, रोज नए विचार आ रहे हैं, नई विचारें सुनने का मौका मिलता है। तो ये उनको भी बहुत धन्यवाद है। और आज मैं लेट जुड़ पाया क्योंकि कहीं जाना था, तो पवन कुमार सर से मेरा एक रिक्वेस्ट है। जैसे आप लोग बता रहे हैं, मैं 2 वर्ष पूर्व हमारे जिले में गया और लाइसेंस बनाने के लिए मैंने बोला कि पतंजलि विष मुक्त कृषि सेवा केंद्र का लाइसेंस बनाना है। मुझे तो सब अधिकारी असमंजस में पड़ गए कि विष मुक्त कृषि सेवा केंद्र का कैसा लाइसेंस हो सकता है। मैंने उनको दर्शाया कि हम विष मुक्त प्रोडक्ट जैसे जैविक उत्पाद होगा, जो भी होगा वो हमारे ऑफिस से संचालित करेंगे, इसलिए हमें लाइसेंस की आवश्यकता है। तो उन्होंने इधर उधर टटोला, ऑफिस में सब से जानकारी ली। फिर उन्होंने बोला कि चलो हमें तो कोई जानकारी नहीं है, पर हम बना सकते हैं, आप बोल रहे हैं तो। मैंने बोला कि आप लाइसेंस बना दिए, वो आगे की कमान हम संभाल लेंगे। ऐसा असमंजस लोग थे प्राकृतिक खेती और जैविक खेती को, आने वाले लोगों को जानकारी भी नहीं थी पहले। जी जी, लेकिन अब आप देखिए पूरी दुनिया विष मुक्त खेती की बात कर रही है और सब लोग उसी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो हर चीज का एक काल है, एक समय है, और उसमें सबकी भगवान की इच्छा पर आधारित है। उस पर हम अपने प्रयास करते रहेंगे। तो निश्चित रूप से बहुत सारी, अभी पूर्व में कुछ दिन पहले जो बातचीत हुई थी कि हम मानव से आगे उसका जो प्रोग्रेशन है महामानव की तरफ, उस तरफ हम निश्चित रूप से बढ़ेंगे। तो उसी तरफ हम लोगों ने प्रयास करना है। यही संदेश है हमारा। जितने भी हमारे वक्ता आए हैं, जितने भी हमारे मुख्य अतिथि आए हैं, सबने बेटरमेंट की तरफ बात कही है कि हम आगे की तरफ प्रस्थान करें, आगे की तरफ हम लोग बढ़े। और इसी में ही हमारे जीवन का और हमारे जीवन के उद्देश्य और हमारे जो आगे हम कार्य करते हैं उसी का ही इसमें इसका फल मिलेगा, उसका फल मिलता है। तो आज के भी इस सुंदर वक्तव्य के लिए आप और सभी को पुनः अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहुत बड़ा महाअभियान बहुत अच्छा चल रहा है और मुझे भी इससे जुड़ के बड़ा मैं गौरवान्वित फील कर रहा हूँ। और आशा है कि हम आपसे जुड़े रहेंगे और संभव है कि कुछ लोक कल्याण के काम में भी आपकी मदद कर सकें। धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय पवन सर जी, आपका मार्गदर्शन इस युगाहार कार्यक्रम में जब प्राप्त होता है तो हम लोगों के लगभग ये सफल हो जाता है कि हाँ हमारा मार्गदर्शन मिला है। डॉक्टर शुक्ला जी का जो आज हमें मार्गदर्शन मिल रहा है, हमारे किसान भाइयों के सवाल आ रहे हैं। मैं इसी क्रम में आदरणीय नीलकंठ सावले जी ने अपना सवाल महाराष्ट्र से करना चाहते हैं, मैं उनको आमंत्रित करता हूँ। आदरणीय डॉक्टर शुक्ला जी अपना सवाल करें। जी। ओम, सभी को, पूरे सदन को प्रणाम। आज आदरणीय डॉक्टर सुशील कुमार जी को मेरा प्रणाम। आज एक मार्गदर्शन चाहिए सर हमको कि हमारे एक मन में एक ट्रस्ट है हमारा सूर्योदय नाम करके। तो ये थोड़ा प्रश्न ये अलग है। तो थोड़ा हमारे महाराष्ट्र में अलग अलग राज्य में परम पूज्य आदरणीय श्री प्रदीप कुमार मिश्रा जी का कथा चल रही है। उसमें एक कथा में 7 से 8 लाख लोग रहते हैं और कथा का एक ही होता है कि हर सोमवार को शिव जी को बेल चढ़ाओ और धतूरे का फूल चढ़ाओ, फल चढ़ाओ, बेल के। तो मैंने 1-2 महीने में मंदिर जाता हूँ तो मेरे 5 किलोमीटर के दायरे में कम से कम 10 मंदिर मैंने ढूंढे हैं। और हर सोमवार को जो फूल, धतूरे का जो फल होता है, धतूरे के पत्ते होते हैं, वो सब मंदिर में मुझे दिखाई देते हैं। और उसमें से मैंने ट्रस्ट को एक संदेश दिया है कि अपने तरफ से सब जगह एक पुट्टे के डब्बे बनाओ और उस पर वेस्ट टू बेस्ट ऐसा लिखो, अध्यात्म और विज्ञान का संयोग लिखो, मराठी में पुन्हा प्रकृतीकडून प्रगतीकडे ऐसा लिख के अपना मोबाइल नंबर और अपना ट्रस्ट का नाम लिखकर वो मंदिर के संडे के दिन छोड़ दो। और सोमवार जैसे भी रात 10 बजे तक पूजा करते हैं लोग, तो वो सोमवार को नहीं तो मंगलवार के दिन कलेक्ट करके एक जगह उसका जैसे ट्राइकोड्रामा छोड़कर डिकम्पोजर बना के उसका कैसा जो कंपोस्ट बनेगा, इस पर आपका मैं कांटेक्ट नंबर लिया है चैट बॉक्स से। तो उस पर और भी आपकी मार्गदर्शन चाहिए। और अन्य राज्यों में भी इस कथा होती होंगी ऐसे मंदिर में जो कुछ वेस्ट
होता है, इसका बेस्ट कैसा बनेगा, तो इससे भी मार्गदर्शन हो सकता है क्या? इससे वेस्ट से बेस्ट बन सकता है क्या? ये मेरी कल्पना बराबर है क्या? इस पर मुझे मार्गदर्शन चाहिए। नहीं नहीं, बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं। इस दिशा में तो काम भी हुआ है और कई सारे मंदिरों के साथ लोग जुड़ के यहाँ तक कि जो फूल चढ़ाते हैं उसकी जो है अगरबत्ती और कई सारे प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं। इसके अलावा खाद है। और दूसरी बात, जो ये बेल चढ़ाने की प्रवृत्ति है, मैं नहीं जानता। बेल पत्र तो ठीक है चढ़ाना, लेकिन कई बार लोग बेल के फल तोड़ के चढ़ाते हैं। मैं नहीं समझता ये बहुत उचित है, क्योंकि वो भी धरती माता के ही है और हम सभी संतान हैं। बेल के फल तो मतलब जो है क्या नाम, अगर उनको न तोड़ी जाए तो ज्यादा अच्छा रहता है। बेल के फल जो है, बेल के वृक्ष के ऊपर लगभग 11 महीने रहते हैं, तो उसको जो है क्या नाम, वो जुलाई के महीने में या वैसे जब भी उनको लगा पूजा के साथ फल तोड़ना तो मुझे उचित नहीं लगता। लेकिन हाँ, बेल पत्र तो चढ़ाने के लिए तो मंदिरों के आसपास बेल उचित संख्या में पेड़ लगाए जाने चाहिए। लेकिन जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सत्य बात है। जो भी फूल चढ़ते हैं, जो भी इस तरह का हमें ऑर्गेनिक वेस्ट टू वेल्थ के नाम से बड़े आसानी से हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं विभिन्न प्रकार की खादों का प्रयोग करके। जैसे धतूरा आपने बताया, धतूरा जब आप प्रयोग करेंगे तो विशेष रूप से उसका इंसेक्टिसाइड या दशपर्णी अर्क में काम आता है। तो उन सब चीजों में कोई न कोई प्रोडक्ट बनाए जाने चाहिए जिससे वो वेस्ट ना हो। वो सारा का सारा हमारे लिए बहुत काम की चीज है। मंदिरों में चढ़ने के बाद अगर उससे कोई ट्रस्ट जुड़ जाए और उसको इसी काम में लगा दिया जाए तो उसके बहुत सारे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट जो है, मूल संवर्धित उत्पाद बन जाएंगे और वो मार्केट में जाएंगे, जिससे मैं समझता हूं न कि वह समाज का, देश का, सबका कल्याण होगा। ये बहुत अच्छा हो सकता है। इस पर मॉडल्स उपलब्ध हैं, हम आपके साथ शेयर भी करेंगे, जहां पर फूलों से अगरबत्ती या कई तरह के प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं और भी चीजें, खादें तो बनाई जा सकती हैं। धन्यवाद। वही उससे मुझे जो अपने किचन गार्डन के लिए जो खाद बनाना होती है ना, तो उससे महिलाओं का जो बचत गुट होता है, इससे ये एक रोजगार के रूप में ये भी मिलेगा। और शहर में जो ये खाद अच्छी तरह नहीं मिलेगा, मिट्टी का ज्यादा उसमें मिलावट रहती है, तो ये शुद्ध खाद भी मिल सकती है और एक आधे बचत गुट को एक रोजगार भी मिल सकता है। ऐसी मेरी एक विचार है। बिल्कुल सत्य बात है। इसमें जो जीवामृत है या काऊ पैट पिट है, काऊ पैट पिट के बारे में भी मैंने बहुत ज्यादा नहीं बताया, लेकिन मैंने बताया कि हाँ, जो लोग बना सकते हैं काऊ पैट पिट भी बना सकते हैं। तो ये चीजें ऐसी हैं कि अगर उसी खाद को, जैसे आपका कोई भी इस तरह का जो जैविक जो भी पूजा का सामग्री आपको मिलती है, उसको छुड़ाने में थोड़ा सा गोबर की लेयर और उसकी लेयर और उसी में साथ साथ काऊ पैट पिट अगर डाल देते हैं या जीवामृत छिड़क देते हैं तो बड़ी आसानी से सड़ जाता है और बाद में जो खाद बनती है। शहरों में बहुत डिमांड है, क्योंकि जो आजकल खेती कर रहे हैं लोग छत के ऊपर, उसमें चाहते हैं मिट्टी कम से कम हो, उसमें कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट या इस तरह की खाद हो और उसी कम से कम वजन में बड़े आसानी से उसमें सब सब्जियां उग जाती हैं। इसलिए इस तरह के विकल्प लाने जरूरी हैं और हम तो चाहते हैं जहां भी मंदिर है, जो भी इस तरह का मटेरियल है, वहां कोई ना कोई ग्रुप सक्रिय करके उसको जोड़ दिया जाए। रोजगार के बहुत अच्छे साधन मिलेंगे और इससे अच्छी खासी कमाई की जा सकती है। धन्यवाद जी, धन्यवाद नीलकंठ जी। बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने किया और आपके विचार बहुत महत्वपूर्ण आए और हमारे डॉक्टर शुक्ला जी ने आपका सहयोग किया, उसमें मार्गदर्शन दिया। आदरणीय रविशंकर मेहरा जी, आपसे सवाल करना चाहते ओम सर, सदन को नमन। सर, एक प्रश्न और मन में आया है कि जो प्रोनिंग की बात होती है, काट छांट की बात होती है, तो किन फलों को किस माह में काटा छांटा जाए, इस पर भी थोड़ी सी चर्चा हो तो हमको ज्यादा लाभ होगा सर जी। ओम। बिल्कुल सही बात है आपकी। देखिए, सामान्य रूप से क्या होता है कि पेड़ों को उस समय काटा छांटा जाता है अगर उनमें सुसुप्तावस्था आती है। अगर कई बार होता है ना, पतझड़ आ जाए, जो मतलब पेड़ों की पत्तियां जब झड़ जाती हैं, जैसे बेर है, बेर में जो काट छांट का उचित समय है वो मई जून का समय है, क्योंकि गर्मी में वो पत्तियां गिरा देता है। इसी तरह से जो है क्या नाम, अंगूर है, अंगूर पत्तियां गिराता है जाड़े में, तो उसका काट छांट का समय दिसंबर जनवरी में, जब वो सुसुप्तावस्था में रहता तब करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे पेड़ हैं जो कि हमेशा एवरग्रीन, मतलब सदाहरित, जिनमें पत्तियां पूर्ण रूप से नहीं झड़ती हैं। जैसे आम का वृक्ष है, पहले आम के वृक्ष में करीब 20-25 साल पहले कोई काट छांट नहीं होती थी,
तो क्या हुआ कि आम के जो बगीचे यहाँ मलिहाबाद क्षेत्र में हैं, वो आम के बगीचे कम, जंगल सारे हो गए हैं। आम के जंगल ज्यादा हैं, बगीचे कम हैं। वो तो मतलब दूसरी जगहों पर भी उतनी समस्या नहीं, यहाँ पर मिट्टी भी अच्छी है, जलवायु भी अच्छी है, तो जंगल जैसे मतलब 50-60 फीट के हो जाते हैं, तो न तो फल तोड़ना संभव होता है, न दवाई छिड़कना संभव होता है। तो हम लोगों ने शोध किया पिछले 20 साल से, तो एक आम के जीर्णोद्धार की तकनीक भी हमारे संस्थान ने विकसित की कि आप जो हमारे पेड़ 45 साल के हो गए हैं, उनको अगर आप चाहें तो उनको जो है DHO से, जिला उद्यान अधिकारी से परमिशन लेके जाड़े के महीने में, क्यों? क्योंकि पतझड़ नहीं होता है, लेकिन जाड़े के महीने में जो उसकी ग्रोथ होती है, वृद्धि होती है पौधों की, वो न्यूनतम बिल्कुल 0 होती है उस समय। तो उस समय काट छांट करते हैं तो हमको पौधे को कम से कम नुकसान पहुंचता है, और दूसरी बात कोई कीड़े बीमारियां नहीं लगती। हम जानते हैं जाड़े में हम लोगों के सबके लिए मतलब जो है क्या ना, इन्फेक्शन नहीं होता है जाड़े की वजह से, बहुत सारे फफूंद जनित रोग भी नहीं होते हैं। तो इसलिए जाड़े में काटना सबसे, बाकी सब पेड़ों में जाड़े के में दिसंबर जनवरी के महीने में काटना सबसे अच्छा होता है। तीसरी बात, जब आम के पेड़ों में हम काट छांट की बात करते हैं तो हम ये नहीं कहते बहुत ज्यादा काट छांट करनी है। आम के पेड़ों में काट छांट अगर करनी होती है तो हम कहते हैं अगर आपका 15-20 साल का पेड़ हो गए हैं, आपके 15-20 साल के, और दोनों की शाखाएं एक दूसरे से स्पर्श करने लगी हैं, तो फिर वो राइट स्टेज है कि बीच की 1-2 शाखाएं पेड़ के जो बीचों बीच में, उनको निकाल दीजिए। उसको आप निकाल देंगे तो अंदर धूप अच्छे से आएगी। देखिए मूल रूप से हम सब जानते हैं कि जब धूप, ऊपर से धूप और नीचे से खाद पानी मिलता है तो पत्तियां किचन का काम करती हैं, पत्तियों में भोजन बनता है प्रकाश संश्लेषण क्रिया से। भोजन बनने के बाद इसके बाद उसका बौर आएगा, फूल बनेगा, फल बनेगा, तो आपको अधिकतम फायदा होगा। अगर अंदर तक धूप नहीं आ रही है तो क्या होगा, धूप की खोज में शाखाएं और आगे बढ़ेंगी और ऊंची होती जाएंगी, तो वो दूसरी समस्या उत्पन्न होती है। हमें, हमारा इंटरेस्ट फलों में ज्यादा है, हम चाहते हैं पेड़ हमारे थोड़ा छोटे रहें जिससे हम अपने काम भी कर सकें। इसी तरह अमरूद में मान लीजिए काट छांट की बात है, तो अमरूद में काट छांट का सबसे अच्छा समय होता है अप्रैल, क्योंकि हम चाहते हैं कि बरसात की फसल कम से कम आए और इसके बाद जाड़े का फसल बढ़िया आए, जाड़े का अमरूद ज्यादा अच्छा होता है। तो अगर हम अप्रैल मई में जब उसमें फूल आ जाता है, मृग बहार, देखिए पुराने समय में खेती हम लोग मतलब उसमें भी मृग बहार क्यों कहते हैं, मृग बहार और हस्त बहार कहते हैं, क्योंकि अमरूद में 3 बार फूल आते हैं। और मृग बहार का मतलब जब मृगशिरा नक्षत्र होता है उस समय जो भयंकर फूल आता है उसमें हम लोग काट छांट कर देते हैं, वो अप्रैल मई के महीने में होता है। तो फिर क्या होता है, नए कल्ले आते हैं और जुलाई अगस्त में नए कल्ले पर फूल निकलता है। तो जुलाई अगस्त में जो फूल निकलता है उसका फल बनता है जाड़े में, तो वो जाड़े में फल की क्वालिटी अच्छी होती है, बड़ी साइज का बढ़िया अमरूद आता है। इस तरह से थोड़ा थोड़ा अंतर है, जहां जैसी जरूरत हो वहां हम आपको और विस्तृत जानकारी भेज देंगे। धन्यवाद। ओम सर, नमन सर जी, ओम जी आदरणीय, धन्यवाद। नीलकंठ सावले जी पुनः अपनी बात रखना चाहते, आमंत्रित। आदरणीय रमेश चंद मेहरा जी के भी सवाल के लग के सवाल है कि जो अपन जो कुछ ब्रांच कट करते हैं या अलग अलग वृक्ष की अलग अलग माह में करते हैं, तो इसमें ये भी होता है क्या कि जो अमावस्या और पूनम होती है उसमें कृष्ण शुक्ल पक्ष होते हैं, तो उसमें भी उसका कुछ प्रभाव पड़ता है क्या, ये सवाल है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। बायोडायनेमिक खेती में हम लोग यही उस पर अध्ययन कर रहे थे कि काट छांट के लिए सबसे अच्छा समय अमावस्या का होता है। अगर आपको करना ही है तो पूर्णिमा के दिन कतई न करें, मतलब अमावस्या के आसपास आप काट छांट करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि सूर्य की, चंद्रमा की, पृथ्वी की सबकी जो गति है, कब वो सबसे पास में है, कब सबसे दूर है, उसके हिसाब से काट छांट वाले काम उसी समय करना चाहिए जो हमारा कृष्ण पक्ष है, उसमें शुक्ल पक्ष में न करें, और हम पूर्णिमा को तो बिल्कुल ना करें। उसका असर पड़ता है, बिल्कुल असर पड़ता है, क्योंकि जो आपका जब सूर्य हमारी चंद्रमा के बिल्कुल करीब होती है और पृथ्वी हमारी चंद्रमा के करीब होती है, तो बहुत सारी गतिविधियों पर असर पड़ता है, हमारे माइक्रोब्स की, जो हमारी जो है क्या नाम, पेड़ों पर भी असर पड़ता है, क्योंकि सब ये सब चीजें जलवायु से जुड़ी हुई हैं। इसी तरह से हम लोगों ने कभी अगर होगी तो बायोडायनेमिक फार्मिंग में पूरा इसी पर है कि आप जो है क्या नाम, पृथ्वी जल पंच तत्वों से सारी राशियां और सब चीजें जुड़ी हुई हैं, तो उनको ध्यान में रखते हुए पूरा कैलेंडर बनता है, बायोडायनेमिक कैलेंडर। अगर जरूरत होगी तो हम शेयर कर देंगे कब कौन सा काम करना चाहिए, उसके लिए उपयुक्त तिथियां क्या है, हर महीने में ये भी उपलब्ध है।
और इसके लिए डॉक्टर सुनीता पांडे जो उपनगर में काम करती हैं, वो पूरा का पूरा स्पेशलाइजेशन उनका इसी पर है। अगर कभी मौका मिलेगा तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो पूरा अगर एक बायोडायनेमिक खेती पर पूरा का पूरा अगर एक लेक्चर दें तो बहुत अच्छा होगा। उसमें हर फसल का कब जड़ वाली फसलें बोनी चाहिए, कब फूल वाली, पत्ती वाली, कब क्या काम करना चाहिए, सबका उसमें विवरण रहता है। तो इसलिए बिल्कुल सही इसका प्रभाव हम लोगों ने देखा है, फसलों पर असर पड़ता है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, क्योंकि हम जब चांदी सिल्वर खोजने जाते हैं तो सोना भी मिलता है, ऐसा भी इस बात से हो गया, ऐसा मुझे लग गया है। धन्यवाद जी। नीलकंठ जी, आपका नाम ही नीलकंठ है और वह सांवले, नीलकंठ सांवले। आप बहुत महत्वपूर्ण बात कही है आपने, जो मंदिरों का और जो है आपने प्रबंधन की बात कही है कि हमारा जो धतूरा है, बिलपत्र है, इसका प्रयोग कैसे किया जाता है। आज डॉक्टर साहब ने बहुत आज हम सबको मार्गदर्शन दिया। मुझे आज थोड़ा सा एक याद आ रहा है कि जैसे हमारे यहाँ भागवत का पाठ होता है, 7 दिन तक हमारे कथावाचक कथा करते हैं, सुबह शाम करते हैं, और सारे किसान, हमारे गांव के सभी माताएं, बहनें, बच्चे सब बैठ करके पूरी कथा सुनते हैं। कथा सुनने के बाद 7 दिन जब हो जाते हैं, इसके बाद उनने भोजन भंडारा हुआ और अपने अपने घर चले जाते हैं। कभी उसमें एक भी व्यक्ति के जीवन में कोई बदलाव आता नहीं है, उसका जीवन कभी सुधरता नहीं है। उसका कारण ये होता है सिर्फ, हाँ कुछ हो जाता है कि सुबह से उठ के भजन या माला या कुछ, लेकिन उसका खान पान ज्यों का त्यों रहता है। जब खान पान अगर खराब रहेगा तो उसके जीवन में कोई बदलाव नहीं आ सकता है। आज मेरे आदरणीय शुक्ला जी को सुन करके और पूर्व वक्ताओं को सुन करके ऐसा लग रहा है कि हम चाहते हैं कि एक जैसे श्रीमद् भागवत का एक पुराण बनता है, ऐसा कोई अपना सारे जो जैसे आज हमारे समय की बात है कि अमावस्या को के लगभग हमें पेड़ों को काटना चाहिए, उनको संभालना चाहिए, पूर्णिमा को नहीं करना चाहिए, या हमें कब क्या करना चाहिए। थोड़ी थोड़ी जो किसानी संबंधी कोई एक हम पुस्तक तैयार करें और हम किसानों के बीच में बैठ करके एक उसका रूप दें। कोई हमारे बुद्धिजीवीगण, वैज्ञानिक जुड़े हुए हैं, हमारे अनुभवी किसान है, उसका क्या नाम देना चाहिए, और वो नाम दे करके हम किसानों के साथ बैठना शुरू करें। पहले हम आग जलाते थे, हमारे बूढ़े पुराने दादा परदादा बैठते थे, चर्चा होती, किस्सा कहानी सुनाते थे खेती किसानी की, तो हमारे बीच में आई है। आज ये सब खत्म हो गया है। अगर ये पीढ़ी भी खत्म हो गई तो आगे क्या होगा। हम चाहते हैं कि ऐसा कोई ग्रंथ बने जो हमारे किसानों के बीच में बैठ करके और हम किसानी की चर्चा, किसानी पे चर्चा करें, और वो हमारे आने वाली पीढ़ी पे, क्योंकि अब भारतीय शिक्षा आ रही है, अब युवाओं को जो शिक्षा मिल रही है वो खेती किसानी की शिक्षा मिलेगी, महान पुरुषों की मिलेगी, तो उनमें किसानी के जो हम जो बताएंगे उनके भाव ही आएंगे वो सुनने के लिए। हमारा ऐसा निवेदन है, सदन को ऐसा प्रस्ताव है, इसमें अपनी हमारी भाषा सीधी भाषा है, आप लोग अपनी बुद्धिमत्ता के कारण इस प्रभाव को जरूर करें और इसको कोई ग्रंथ बनाए, कोई शास्त्र बनाए, और फिर दिनेश सर जी ने हैंड रेस किया था, दिनेश सर ने हैंड रेस किया था, दिनेश सर जी। सरस्वती के लाल वो लास्ट में अपनी बात भी रखेंगे और आभार भी करेंगे। इसके पहले डॉक्टर किशोर दुबे जी ने हैंड रेस किया है, पहले उनको सुन लेते हैं जी, और फिर सारू वर्मा जी का भी होना है, लेकिन कल होगा। धन्यवाद मुनीलाल जी, आपने जो बात कही है वो बहुत अच्छी बात कही है, और उसके पहले साबले जी ने भी जो बात कही, जहाँ पे धार्मिक अनुष्ठान के नाम पे या ग्रंथों के नाम पे या किसी भी मतलब धार्मिक उत्साह के नाम पे जहाँ पे लाखों लोग, हजारों लोग इकट्ठे होते हैं, तो वहीं पर यदि हम जैविक खेती के बारे में कुछ बातें कहे, क्योंकि अलग से ग्रंथ लिखना पढ़ना उसका एक प्रभाव होगा वो बहुत सीमित होगा, लेकिन मैं तो यहाँ पे अपनी आप सबकी चर्चा सुनने के बाद में ऐसा मैं समझ रहा हूँ कि जहाँ पे एक संत सम्मेलन होता है या ऐसे जो बड़े बड़े कथाकार होते हैं उनके साथ में यदि कुछ हमारी चर्चा की जाए, और चर्चा करने के बाद में उनके लिए वो यदि एक 15-20 मिनट या आधा घंटा 1 घंटा अगर उनका जो सप्ताह चलता है या कथा चलती है, उसमें अगर थोड़ा सी ये बात रखते हैं तो उसका प्रभाव बहुत ज्यादा जनसंख्या तक होता है। मुख्यतः कि भाई रसायन के क्या दुष्परिणाम होते हैं रासायनिक खेती के, और निश्चित रूप से क्या क्या दुष्परिणाम होते हैं, ये यदि बात कहे तो
कई जगह कई लोग जो कंज्यूमर्स है, कंज्यूमर्स के पास में ये मैसेज पहुंच जाएगा और वो जैविक उत्पाद खरीदने के लिए प्रोत्साहित होंगे। यह प्रयोग एक 10-15 साल के पहले बीजों के बारे में किया गया। एक महात्मा थे, उन्होंने ये शुरू किया था कि भाई हम जो प्रसाद देते हैं तो चिरंजी या बाकी देने के बजाय हम कुछ बीज देंगे। वो एक 8-10 बीज देते थे और वो कहते थे कि ये बीजों को अपने यहाँ पे लगाओ, ये प्रसाद है। तो निश्चित रूप से उनके पास में कई लोग रोज मिलने जाते थे और वो प्रसाद लेके, तो निश्चित रूप से वहां से वो प्लांटेशन की जो एक धारा थी वो बहुत बड़ी थी। इसलिए मेरा प्रस्ताव ऐसा है कि यह जो महात्मा है, कथाकार है, जिनके पास अनायास से लोग आते हैं, उनके साथ में यदि हम लोग बैठते हैं जहां जहां जैसे जैसे संभव हो और उनको एक नोटिंग देते हैं 2-3 पेज का और उनको समझाते हैं कि महाराज इसके बारे में आप ही बताइए या आपके साथ में हम किसी को बुलाइए और हम वहां पे बताएंगे। जैसा कि रामदेव बाबा जी के आस्था चैनल पे होता है, उनके साथ में किसी विषय पे एक आध एक्सपर्ट को बुलाते और बाबा जी के सानिध्य में ही वो बात रखते थे जैसा राजीव दीक्षित जी शुरू में रखते थे। इस तरह के यदि हम आयोजन करते हैं तो उसका प्रभाव काफी ज्यादा लोगों तक होगा। ऐसा एक मेरा सुझाव है। धन्यवाद। बहुत महत्वपूर्ण सुझाव मार्गदर्शन दिया आपने डॉक्टर साहब। कई जगह चर्चा होती है लेकिन जो कथावाचक होते हैं वो सिर्फ भगवान श्री कृष्ण की बात तो करते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की खेती की बात नहीं करते, गाय की बात नहीं करते। ये दिक्कत है। और उसको सिर्फ मनोरंजन में गाना सुनाना, नचाना और उसको हाईलाइट करना, ये थोड़ा सा ये मैं टीकमगढ़ की बात करूं। मेरे यहाँ टीकमगढ़ में परम पूज्य मलुक पीठ वाले राजेंद्र दास जी महाराज जी की कथा हो रही थी, पूरी गाय आधारित, गाय के ऊपर कथा कर रहे थे, गाय के महत्व को बता रहे थे। और उसी दरमियान एक मोहल्ले में एक मोमडन के लड़के ने गाय के गुप्तांग में एक सरिया कर दिया। इतनी बड़ी घटना, और उस घटना के बारे में एक भी शब्द उन्होंने नहीं बोला। उस समय से मुझे इतनी वो हुई, मतलब इतनी बड़ी घटना उस शहर में हो जाना और गाय के ऊपर कथा करना, गाय रक्षा के लिए गाय का महत्व बता रहे हैं, और गाय के ऊपर घटना हो जाने पर एक भी बात उन्होंने नहीं की। जब हम लोगों ने बाद में संघर्ष किया, ये स्थिति है कि हम जो कह रहे हैं किसानों के प्रति ये जो भाव होना चाहिए किसानों का, सिर्फ किसानों को कथा में तो बुलाया जा सकता है, दान लिया जा सकता है, सब कुछ किया, लेकिन किसान का हित किसानी में है कि वो बात नहीं बताई जाती है। ये दिक्कत है, ये पीड़ा है। इसलिए हम कह रहे हैं, अगर मैं तो कहता हूं कि महान कथावाचकों को बुलाया जाए, पहले इनको आगाह किया जाए कि आप लोग अपनी कथा में, हम किसानों की बात, हम पहले आहार की बात करें। अगर आप आहार की बात कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं। नर्मदापुरम में भागवत के साथ योग शिविर शुरू हो गए। ये आप लोगों की देन है कि इटारसी में जो कार्यक्रम हुआ, शुक्ला जी मैं बताना चाहता हूं, अब जहां भी नर्मदापुरम में भागवत होती है वहां एक मंच योग का होता है और हमारे योग शिक्षक बगल में योग कराते हैं और इसके बाद कथा होती है। ये योग होने लगा है। लेकिन जो जैविक खेती की, किसानी की चर्चा है, वो भी अगर हमारे महान पुरुष कराते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं कराते हैं तो हम कुछ को आगे आना पड़ेगा। ये आपका विचार बहुत उत्तम है और हमारे जैसे लोग हमेशा ऐसे कामों के लिए आपकी मदद के लिए रहेंगे। और मैं समझता हूँ ये जैसे योग एक महाअभियान बन गया है पूरे देश के लिए, और बाबा रामदेव जी के मतलब मैं समझता हूँ इसके पहले भी पुस्तकों में उपलब्ध था, लेकिन असली अर्थों में घर घर तक तो बाबा रामदेव जी ने ही पहुंचाया है। तो स्वाभाविक है जो जनहित की चीजें हैं, अगर ये लोगों से मतलब जो जन जन तक पहुंचेंगे और लोग उसको करेंगे तो शायद गाय का भी कल्याण होगा और अल्टीमेटली समाज का कल्याण होगा और हम सभी का फायदा है। योग और आहार कार्यक्रम की भी एक बहुत बड़ी सफलता होगी। जी जी बिल्कुल। आप यही उम्मीद मुझे आपसे, आप लोगों से है कि इसमें हम लोग इस पर भी विचार करेंगे। एक दिन इस युवाहर कार्यक्रम में इस पर भी संवाद रखेंगे कि हम कैसे कर सकते हैं, महान पुरुषों को हम कैसे अवगत करा सकते हैं, इसका तरीका क्या होगा। अब मैं आदरणीय डॉक्टर दिनेश जी के पास चलता हूँ सीधा, वो आए और अपनी बात रखें, सुझाव रखें, मार्गदर्शन दें और फिर आभार भी ज्ञापित कर इस कार्यक्रम को आज समापन की ओर ले जाए। आदरणीय दिनेश जी सेमवाल जी। डॉक्टर साहब रोज जुड़िएगा। बिल्कुल आदरणीय जी, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या मेरी आवाज वहां तक पहुंच रही होगी? जी जी पहुंच रही। जी, नमन है आज के हमारे मुख्य अतिथि जी को कि आपने बहुत अच्छा मार्गदर्शन दिया, और धन्यवाद है रंजना बहन को कि आपको जोड़ा
और साथ में मैं बीच बीच में सुन नहीं पाया क्योंकि थोड़ा नेटवर्क सही नहीं था, लेकिन मेरे ख्याल से आदरणीय पवन सर डॉक्टर आर.के. पाठक जी की बात कर रहे होंगे कि सही है। मुझे भी सौभाग्य मिला जब मैं एग्रीकल्चर कम्युनिकेशन पढ़ रहा था तो उन्होंने मुझे कुछ अक्षर सिखाए। मैं बात वही कहना चाह रहा था जो आदरणीय मुनीलाल जी भाई साहब और आदरणीय हमारे डॉक्टर दुबे सर कह रहे थे। बस उसमें मैं यही कहना चाहता हूँ कि सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिम दस नहीं मोहु जीव बिचारी, तात कबहु मोहि जान अनाथा, करहि ही कृपा भानुकुल नाथा। कि ये कथाएं बुरी नहीं है। सनातन के हुजूम पांडाल इकट्ठा होने बहुत जरूरी हैं। जिस दिन ये समाप्त हो जाएंगे उस दिन हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। जो कथाएं हैं उनको सुनना जरूरी है, लेकिन ये हो गया कि कथा में जैसे कि विभीषण कहता है कि जीव 32 दांत के बीच है, वैसे अच्छे श्रोता नहीं है। अच्छे श्रोताओं की कमी है, वरना जो कथावाचक हैं मजबूरन उनको सुनाना पड़ेगा। इसलिए निवेदन ये है कि हम अपने ही पांडाल में न रहें, हम वितरित हो जाएं। जैसे गुरु नानक ने कहा कि अच्छे लोग एक जगह न रहें, वो दूर दूर चले जाएं। हर पांडाल में अच्छे लोगों की आवश्यकता है, सुनने वालों की आवश्यकता है। तभी कथा, भगवान की कथा फलदायी होगी। तभी हम खेती की बात करेंगे, विश्व मुक्त खेती की बात करेंगे, अन्न की बात करेंगे। जैसे कि अभी तक मैंने तो ये देखा है आदरणीय शुक्ला जी कि मैं पंतनगर विश्वविद्यालय में लंबा अवसर मुझे मिला रहने का, तो वैज्ञानिक जो सुनते थे कि जैविक खेती के बारे में किसी प्रोफेसर ने जैविक खेती के बारे में 2 शब्द अगर कह दिए तो कहते थे पागल है, ऐसे हो ही नहीं सकता। हाँ, सही है। और डॉक्टर मेरे डायरेक्टर रहे हैं डॉक्टर वीर सिंह सर, उन्होंने बड़ी मुहिम चलाई है। बहुत 40 साल से वो जैविक खेती की बातें करते थे, मैंने भी सुनी उनसे। लेकिन जो प्रोफेसर बाहर विदेशों में रहते थे वो जब आते थे वहां पे सम्मेलनों में, अंतरराष्ट्रीय जो हमारे वेबिनार्स होते थे, जो कार्यशालाएं होती थी, तो कहते थे कि डॉक्टर वीर सिंह तो पागल हो गया, ये आदम जमाने की बात करता है, पुरानी जमाने की बात करता है। लेकिन वास्तव में नेतृत्व भी मायने रखता है। आज माननीय मोदी जी ने जो अलख जगाई है, आदरणीय हमारे पूज्य गुरुवर स्वामी जी ने जो अलख जगाई है, तो माहौल तो बदलेगा। लेकिन माहौल केवल इन्हीं की बदौलत नहीं बदलेगा, हम श्रोताओं के बदले भी हमारी वजह से भी बदलेगा। अगर हम बदलेंगे तो हमारे कथावाचक भी बदलेंगे। सही है। आपने नर्मदापुरम का उदाहरण दिया, तो हम बदले ना, तभी तो वो आसपास सभी लोग योगियों को योग कराने बैठ गई कथाओं में। तो लेकिन इस कथा का, सत्यनारायण कथा से लेकर रामचरितमानस से लेकर पुराणों से लेकर, इनका रहना बहुत जरूरी है। और ये तभी रहेंगे जब आज की आवश्यकता को हम ध्यान में रखेंगे, भोजन को, प्राण को, योग को, आयुष को। मैं यही कहना चाहता था। धन्यवाद सर। लेकिन हाँ, आदरणीय सुनीता पांडे जी जल्दी आने वाली हैं और आप भी बात करिएगा क्योंकि उन्होंने टाइम तो दिया है और बहुत अच्छा वो कार्य कर रही हैं। और साथ में जैसे पवन सर ने कहा है कि हमारे मुख्य अतिथि भी आ चुके हैं डॉक्टर पाठक जी, तो एक दिन ऐसा करेंगे। निवेदन ये है आपसे कि आप सभी महानुभाव एक पैनल के रूप में आए तो और भी अच्छा रहेगा। और अन्य बातें तो मेरी समझ में नहीं कि मैं क्या कहूं, पर ये कह सकता हूं कि हम आप सभी के माध्यम से योगाहार की इस वेग को आगे बढ़ा रहे हैं और इस वेग में सम्मिलित होने वाले सभी आदरणीय सदस्यों का बहुत बहुत धन्यवाद है। और एक मन में और विचार आया कि अब एक कृषि पुराण बनेगा। जैसे कथाएं, अन्य कथाएं होती हैं, कृषि पुराण भी उसमें सम्मिलित होगा। और इस कृषि पुराण में सभी लोगों का सहयोग, सभी लोगों का आशीर्वाद होगा और निश्चित ही हम 1 या 2 वर्ष के बीच कृषि पुराण को संपादित कर लेंगे योगाहार के मंच से, इस माध्यम से। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।
बहुत सुंदर है। और मैं कह रहा हूँ डॉक्टर आर के पाठक जी, डॉक्टर सुनीता पांडे जी और डॉक्टर आर्य राम जी, जो यहाँ करीब 20 साल से यहाँ पर काम करते रहे हैं, कभी ऐसा आएगा मौका तो एक पैनल के रूप में सभी लोग एक साथ जुड़ेंगे और सही चर्चा होगी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जो कृषि प्राण की बात आज दिनेश जी ने कही है, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आदरणीय हमारे बागेश्वर धाम, जो आज के इस विश्व में सबसे अधिक जो चर्चा का विषय है सोशल मीडिया पे और पूरे देश में और विश्व में छाए हुए हैं, वहां पे परम सिद्धि हमारे इस युग के धन्वंतरी परम पूज्य सिद्धि आचार्य बालकृष्ण जी महाराज जी का पदार्पण यहाँ होगा। और जब वहां होगा तो वहां 10 लाख लोगों के बीच में जैविक खेती की चर्चा परम सिद्धि आचार्य जी के श्रीमुख से, और वहां भीड़ को सुनने को मिलेगा, वो आगाह करेंगे, वो आह्वान करेंगे। तो उस दिन का नजारा देखिए जो आज मन में था, वो चूंकि मुझे ध्यान नहीं रहा, मैंने कहा चलिए समय हो गया है लेकिन बता दूं, तो ये भी अवसर आने वाला है। आदरणीय हमारे पवन सर जी से भी निवेदन करूंगा कि परम सिद्धि आचार्य जी के साथ आपका भी वहां पदार्पण हो, ऐसी हम सबकी प्रार्थना है, तो हमें और भी अच्छा लगेगा। और जब आपके वहां साथ हमारे सिद्धि आचार्य जी उस मंच से प्राकृतिक जैविक खेती और युगाहार की चर्चा करेंगे, तो ये विश्व में आपका जो है ये संदेश जन जन तक पहुंच जाएगा, ऐसे मुझे उम्मीद है। क्योंकि मैं कल स्वप्न देख रहा था, रात भर परम स्वामी जी के साथ रहा, और दूसरे दिन हमारे आदरणीय पवन सर जी ने ग्रुप में डाला, आचार्य बालकृष्ण जी बागेश्वर धाम पहुंचेंगे। तो बड़ी प्रसन्नता हुई, योजना बन रही है और हम तो बिल्कुल कृतार्थ हैं ही, परंतु ये बात भी सामने आने वाली है। अपना ये प्रसाद का कार्य जो युगाहार कार्यक्रम का चल रहा है, ये बहुत ही है, जो हमें निवेदन फिर करता हूँ कि सभी लोग इसमें सहयोग और अधिक से अधिक जो अनुभवी किसान हैं, वैज्ञानिक हैं, समाज सेवी हैं, उनको जोड़ने का काम जरूर करें। मैं रंजना जी को सादर आमंत्रित करता हूं कि वो आए और सबका आभार, हमारे डॉक्टर शुक्ला जी सहित सबका आभार ज्ञापित करें। रंजना जी ने आपको, शुक्ला जी को जोड़ा, आज बुलाया, आपका धन्यवाद आदरणीय रंजना बहन जी। सदन में ओम। और आज की कक्षा बहुत सुंदर रही, बहुत सुंदर। आज के हमारे योग टीचर आदरणीय संदीप प्रसाद जी ने झारखंड से कक्षा ली, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद, और उनका भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ। इसी के साथ आज के हमारे चीफ गेस्ट आदरणीय सुशील कुमार शुक्ला जी, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, अभिनंदन आपका। आज बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी सदन में दी। पूरे आपने जितनी स्लाइड दिखाकर मन प्रसन्न हुआ, बहुत बढ़िया लगा, और सबका समाधान भी हुआ, सभी ने सवाल भी पूछ लिए, तो इनका भी सही मार्गदर्शन हुआ। तो मैं आपका भी बहुत बहुत दिल से धन्यवाद कहती हूँ, और सभी का धन्यवाद करते हुए आदरणीय श्री मुन्नीलाल भैया जी, आदरणीय बहन राजश्री कुशवाहा जी, आदरणीय अजित कुमार सिन्हा जी, आदरणीय भगवान दास कुशवाहा जी, आदरणीय भुवनेश्वर राय जी, आदरणीय बने सिंह जी, आदरणीय दिखपाल जी, आदरणीय दिनेश सेमवाल जी, आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी, आदरणीय कृष्ण कुमार जी, आदरणीय कुलदीप मुनियाल जी, आदरणीय नीलकंठ साबड़े जी, आदरणीय पवन कुमार सर, आदरणीय प्रतिभा जी, आदरणीय रघुवीर रावत जी, आदरणीय रामाधर जी, आदरणीय रूप सिंह राजपूत जी, आदरणीय शरद वर्मा जी, आदरणीय सिंधु दुर्ग से बहन, और आदरणीय सुशील कुमार शुक्ला जी, आज के हमारे मुख्य अतिथि, आदरणीय विनय कुमार जी, और योगा रिकॉर्डिंग से और अन्य साथी लेफ्ट हुए, उन सभी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करते हैं। कार्यक्रम का समापन करते हैं, कल सुबह मिलते हैं 5:30 बजे जी। आदरणीय डॉक्टर विनय कुमार जी जुड़ गए हैं शुक्ला जी आपने नाम लिया था और वो जुड़े हैं, और उनका मार्गदर्शन मिलता रहता है। आदरणीय डॉक्टर विनय कुमार जी, आपको लेट फीस लगना है, फाइन लगना है सर। नहीं, हम तो हाँ लेट हो गए, सो गए आज हम। तो आज डॉक्टर शुक्ला जी ने फाइन तय किया है आपका। क्या? अब वो बताएंगे शुक्ला जी, आदरणीय सुशील शुक्ला जी याद कर रहे थे आपको। बाद में जुड़े हैं, तो मैं अभी देख। आदरणीय शुक्ला जी की तरफ से संकेत मात्र ये है कि आने वाले 2 वर्ष के मध्य लखनऊ में योगाहार का आयोजन हो।
ये है, दिनेश जी ने प्रकट कर दिया है। ठीक है सर। चलिए, अच्छा है। हाँ ठीक, चलिए चलते हैं, सुबह मिलते हैं, और भी हम लोगों के साथ